21 जून की दोबारा परीक्षा आपके हिसाब से बिना नकल के हो रही है? मुझे नहीं लगता कि एनटीए अभी भी पेपर कराने में सक्षम है। अब लोग कह रहे हैं सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो सिस्टम किसके हाथ में है? तो सरकार को ये पेपर लीक एक बड़ी प्रॉब्लम दिखती ही नहीं है। भारत पेपर लीक मुक्त कब होगा? देश के परिवारों के 3,300 करोड़ स्वाहा हो गए। अब ये कह दिया उसको भूल जाओ, हम नई तारीख तुम्हें दे रहे हैं। आयोग, सरकार की एजेंसियां पहले तो लगातार इस बचाव में रहती है कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है, मानने को ही तैयार नहीं होती। सरकार शिक्षा व्यवस्था या फिर एग्जाम सिस्टम पे फोकस्ड ही नहीं दिख रही। शिक्षा मंत्री की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इसी नीट वाले मामले पे की गई। वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप कैसे देखते हैं? दिस इज नॉट प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है कि आपसे सवाल पूछे जाएंगे और सवाल पूछने वाले लोगों के मन में कोई डर नहीं है। तो जहां पे आप सिर्फ बता के चले गए हम री एग्जाम ले रहे हैं, एनटीए सही हाथों में, आपने अपनी 5 बातें आके कही, उसके बाद आप उठ गए। भारत के पास आज इतना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो कि वो ऑनलाइन परीक्षा करा। ऑल्टरनेट व्यवस्था जो लाने की बात कही जा रही है, उसमें भी लूप होल है और उसमें भी नकल होगी, खूब होगी और पता भी नहीं चलेगा उसमें। एसएससी जीडी के एग्जाम में भी 13-13 लाख में पेपर बिका। ज्यादा से ज्यादा लोग अनपढ़ होंगे सरकार के अंदर, तो वो शिक्षा को वैल्यू कैसे कर सकते हैं? तो इस बार जो 12th की कट ऑफ लिस्ट कम गई है, बच्चों के पास नंबर ज्यादा नहीं आए, उसको फिर आप कैसे देखते? अगर कम मार्क्स आ रहे हैं अच्छी चीज है, लेकिन ये ना हो कि बच्चा पूरा करके आ रहा है और फिर आपने कम कर दिया। सीबीएसई के तो मार्किंग पे सवाल उठे। हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2021 में लाए, अब तक लागू क्यों नहीं हुई? क्या ये नहीं दिखाता कि शिक्षा सरकार की प्रायोरिटी में नहीं है? कि अगर आपको शिक्षा मंत्री बना दिया जाए तो इन बच्चों के हित के लिए पहला काम आप क्या कीजिएगा? सबसे पहला काम तो मैं यही करूंगा कि जो 70 पेपर लीक हैं उनकी टाइम बाउंड जांच होगी और वो सारे लोग उम्र कैद, कम से कम सजा होगी उनके लिए। सारे प्राइवेट स्कूल्स को भी खरीद के सरकारी स्कूल बनाओ। 14 के पहले वाला भारत, 14 के बाद वाला भारत, ये उस तरह से देखा जाना चाहिए या ये आपके अंदर का शिक्षक बोल रहा है? मेरा मानना यह है कि इस सरकार में बहुत सारी चीजों का स्तर है। मैंने तो आज से फरवरी में एक बात लिखी थी कि कहीं हम अविकसित और असभ्य भारत की तरफ तो नहीं बढ़ रहे। क्या अगर देश की सरकार बदलेगी, शिक्षा मंत्री बदलेंगे, तब आपको लग रहा है प्रणाली बदल पाएगी? इतने पेपर लीक हो गए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। क्या आपकी भाषा शिक्षक की कम और विपक्ष की ज्यादा मालूम पड़ती है? आप देखिए कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस तरीके का बयान दे देते हैं कि कॉकरोच हैं युवा, बेरोजगार युवा। हमें किसने बनाया बेरोजगार साहब? जहां हम बिना ट्रंप की मर्जी के रूस से तेल नहीं ला पा रहे और हम राम को लाने की बात कर कि आज 70 साल आजादी के बाद भारत के प्रधानमंत्री को यह बताना पड़ रहा है कि आप क्या खरीदेंगे और क्या नहीं खरीदेंगे। उनका कहना है कि क्या खरीदेंगे क्या नहीं खरीदेंगे मैं पहली बार थोड़ी बता रहा हूँ। मनमोहन सिंह ने बता रखा है, लाल बहादुर शास्त्री ने बताया हुआ है, नेहरू जी ने बताया हुआ है। जिस आदमी ने अपने कार्यकाल में 117 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसको हम साइलेंट पीएम कहते हैं, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरे देशों में भी जाके मीडिया का सामना नहीं कर रहे हैं, जिससे भारत की वैश्विक छवि पर असर पड़ रहा है। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहला सवाल तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि नीट पेपर लीक के बाद अब ये कहा गया है कि 21 जून को दोबारा परीक्षा होगी। मैं अपनी बात अगर आपको बताऊं, मुझे तो भरोसा नहीं है कि ये दोबारा परीक्षा हो रही है तो वो बिना लीक हुए हो रही है, बिना नकल के हो रही है, बिना माफियाओं के हो रही है। आपका स्टेक मैं जानना चाहती हूँ, 21 जून की दोबारा परीक्षा आपके हिसाब से बिना नकल के हो रही है? बहुत मुश्किल है कि जहां पिछले 10 साल में 70-80 पेपर लीक हुए हों, जहां अब
पता चल रहा है कि जो सीकर की कोचिंग इसमें लिप्त थी और उन्हीं कोचिंग से 2024 और 25 में भी बहुत सिलेक्शन हुए हैं, तो ये सिर्फ नीट 2026 पे ही सवाल खड़े नहीं कर रहा, नीट 2024 और 25 पे भी सवाल खड़े कर रहा है, जो बात सुप्रीम कोर्ट तक भी गई थी। लेकिन उस वक्त ये नहीं माना गया था कि पेपर लीक हुआ है। उस टाइम बहुत सारे बच्चों के 720 में 720 नंबर थे, यहां तक कि टॉप 50 स्कोरर्स में से 37 एक ही कोचिंग सेंटर के थे। लेकिन तब ये नहीं दिखाता क्योंकि उस वक्त कोई भी ऐसी खबर या प्रूफ बाहर नहीं आया था। क्योंकि आज हालात ये हैं कि मोरल ग्राउंड पे आप सोचते हैं कि कोर्ट से आपको राहत मिल जाएगी, तो नहीं, कोर्ट साफ कहता है कि सबूत लाइए। सबूत में भी इतने कॉम्प्लिकेशन है, तब जाके परीक्षा रद्द होगी। ये तो आप समझ लीजिए कि सरकार और एनटीए की बहुत बड़ी मेहरबानी कह लीजिए कि पेपर लीक हो गया है। मुझे कहते हुए दुख लग रहा है कि अगर इन्हीं बातों को लेकर के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाता और सरकार और एनटीए अड़ी रहती कि पेपर लीक नहीं हुआ है, तो शायद ये पेपर भी दोबारा नहीं हो रहा होता। ये बड़ी बात है। ये तो एनटीए ने मान लिया कि पेपर लीक है। ठीक बात। तो मुझे नहीं लगता कि एनटीए अभी भी पेपर कराने में सक्षम है। और लोग कहते हैं कि एनटीए में प्रॉब्लम्स है। एनटीए ने तो 7 पेपर लीक कराए, बाकी जगह जो पेपर लीक हो रहे हैं, बाकी और भी तो 85 पेपर लीक हुए हैं, सब जगह तो एनटीए नहीं है। हाँ। अब लोग कह रहे हैं सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो सिस्टम किसके हाथ में है? तो ये सरकार को देखना है। सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए थे जो ये गारंटी मिल पाती कि अब पेपर लीक नहीं होगा, रीनीट होगा लेकिन रीलीक नहीं होगा। तो बड़ा मुश्किल है जहां इतनी बार आपके विश्वास पे चोट की गई हो, जहां लगातार 8-8, 9-9 साल से आपने देखा होगा एक शिक्षक भर्ती का मामला जो कि कोर्ट में है, तारीख पे तारीख मिल रही है, कल बच्चे कॉकरोच की तरह रेंगते हुए, आपने देखा होगा कितना हृदय विदारक सीन था, वो आंदोलन कर रहे हैं। ठीक बात। शिक्षक भर्ती में तो जहां लोग ये कह रहे हैं कि हम पढ़ाएंगे, हमें अवसर दीजिए, वो भी तब जब नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है कि यूपी में 9,800 समथिंग स्कूल में केवल एक शिक्षक है और उनको मौका नहीं मिल रहा हो। तो ये सरकार का फेलियर दिखाता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये पेपर लीक सरकार से रुकने वाले हैं जब तक कि सरकार कोई ठोस कदम ना उठाए। सरकार ने नीट 2024 में जो डीजी थे उनको प्रमोट करके छत्तीसगढ़ का सेक्रेटरी बना दिया। तो सरकार को ये पेपर लीक एक बड़ी प्रॉब्लम दिखती ही नहीं है। सरकार ये सरकार आज आपने देखा होगा गृह मंत्री साहब का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि साहब हमने छाती पीट कर यह घोषणा कर रहे हैं कि अब भारत नक्सलवाद मुक्त हो चुका है। मेरा कहना था कि भारत पेपर लीक मुक्त कब होगा? यह चीज आसान लगती है शालिनी जी की नीट का पेपर लीक हो गया, 22 लाख लोगों का दोबारा हो जाएगा। बहुत छोटा लगता भी है कि भाई 140 करोड़ पॉपुलेशन में 22-23 लाख लोगों के साथ ऐसा हो गया, ठीक है भाई। लेकिन यह कोई पहली बार नहीं हुआ। नीट 24 में सोचिए कितने नकली डॉक्टर बने होंगे जो आगे जाके हमारा आपका इलाज कर रहे होंगे। जो सीपीओ की परीक्षा होती है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं जिसमें बच्चे सीआरपीएफ में जुड़ते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जुड़ते हैं। अगर वो पेपर लीक के माध्यम से हम ऐसे लोग जो डिजर्व नहीं करते, ऐसे लोग जो पैसे से भर्ती होके आ रहे हैं, क्या इससे भारत की इंटरनल सिक्योरिटी पे खतरा नहीं है या नेशनल सिक्योरिटी पे खतरा नहीं है? हम नकली लोग बना रहे हैं। पेपर लीक से हो क्या रहा है? नकली डॉक्टर, नकली इंजीनियर्स की हम फौज बना रहे हैं। हमें जो आज हम आतंकवाद और नक्सलवाद से जूझ रहे थे, आगे आने वाले वक्त में हम इस नकलीपन से जूझेंगे। तो ये उतना विजनरी सरकार क्यों नहीं सोच पा रही है? क्यों नहीं देख पा रही है कि नकली डॉक्टर्स का नतीजा क्या होगा? आपके हिसाब से क्या वजह है, क्यों सरकार गंभीर नहीं दिखाई दे रही है? हम जब सरकार से पूछते हैं तो वो कह देते हैं हमने इतना कड़ा कानून बनाया जो आज के पहले कभी बनाया नहीं गया। उनके हिसाब से कानून बना देना और कठोरतम कानून बना देना, इतिश्री हो गई। बिल्कुल, जिसमें 1 करोड़ का जुर्माना है जो नकल माफिया किसी एक आदमी से, एक बच्चे से ही कमा लेते हैं। हाँ। और उस कानून में वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा होगा कि जो संजीव मुखिया 2024 में लिप्त थे, जिसकी सीबीआई ने 90 दिनों के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं की और उनको बेल मिल गई। तो अगर वो कठोर कानून का पालन ही ठीक तरीके से नहीं हो रहा तो लोगों के अंदर डर ही नहीं आ रहा और हर बार पेपर लीक हो रहा है। और आप पेपर लीक के बाद देखेंगे कि सरकार, आयोग, सरकार की एजेंसियां पहले तो लगातार इस बचाव में रहती हैं कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है, मानने को ही तैयार नहीं होती हैं। वो तो जब बात सर के ऊपर से निकल जाती है तब ये कहते हैं कि हाँ ऐसा हुआ है
और फिर धीरे से आकर के 2-3 दिनों में पहले कोई डीजी आएगा, वो कहेगा हम जिम्मेदारी लेते हैं उलूल जुलूल बयानों के साथ। फिर जब बहुत प्रेशर बनेगा तो शिक्षा मंत्री आएंगे, वो आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बोलेंगे कि एनटीए सही हाथों में। सोचिए, जो एनटीए पिछले कुछ सालों में 7 बार पेपर लीक कर चुकी हो और शिक्षा मंत्री का ये बयान क्या दिखाता है कि एनटीए सही हाथों में। ठीक बात। आप बताइए, आप पक्ष ले रहे हैं। अभी भी बिना एनटीए के अधिकारियों के मिले तो पेपर लीक हो नहीं सकता। पेपर कोई फोटोस्टेट की दुकान पे तो बिक नहीं रहा था कि कोई भी जाके खरीद ले। तो ये सरकार शिक्षा व्यवस्था या फिर एग्जाम सिस्टम पे फोकस्ड ही नहीं दिख रही है। दुख की बात यह है, इनको एग्जाम सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम से कोई मतलब नहीं दिखाई पड़ता। अगर दिखाई पड़ता तो ये कम से कम एजुकेशन सिस्टम और एग्जाम सिस्टम की व्यवस्था को तो सही लोगों के हाथ में देते, शिक्षा मंत्रालय तो सही लोगों के हाथ में देते। आपने बिहार वाले शिक्षा मंत्री साहब की हालत देखी होगी, जिसमें वो झाड़ फूंक करा रहे होते हैं, और जब लोगों की इतनी प्रतिक्रियाएं आती हैं, हम जैसे लोग चिल्लाते हैं कि यार शिक्षा मंत्री ही अगर शिक्षित नहीं है, वो ही अंधविश्वास में लिप्त है, तो आपने कैसा शिक्षा मंत्री बनाया है। तो वो शिक्षा मंत्री कल आकर के ये बोलते हैं, आपने सुना वो बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि सरकार ने कोई ऐसे ही मुझे स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं दे दिया है। शिक्षा मंत्री को यह नहीं पता है कि उनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं है। उसमें उन्होंने लास्ट में एक बयान दिया कि मुझे घर घर तक यह जिम्मेदारी मिली है हर एक घर के बच्चे की, और मैं जल्दी ही हर घर तक लाभ पहुंचा रहा हूंगा। तो मेरे दिमाग में तो आया कि कोई डॉक्टर कहीं ऐसा तो नहीं है सिरिंज लेके वो वैक्सीन लेके निकल गया हो बच्चे के लिए, क्योंकि मंत्री साहब भूल गए कि स्वास्थ्य मंत्री है कि शिक्षा मंत्री। और ये छोटी भूल नहीं है, कोई स्कूल का मास्टर नहीं है जो कह रहा है मैं फिजिक्स का टीचर नहीं, जो है साइंस का टीचर हूं। ये बड़ी बात है कि एक शिक्षा मंत्री अपने पूरे भाषण में इस तरीके की बात कर रहा है कि मैं, इसका मतलब उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड ठीक नहीं है। उसको पता ही नहीं है उसको क्या करना है। जिसको अपनी जिम्मेदारी का नाम नहीं पता है, वो जिम्मेदारी खाक नहीं पाएगा। आप इसको स्लिप ऑफ टंग नहीं मानते? नहीं, स्लिप ऑफ टंग कैसे? मतलब जो ये भी कह रहा है, 2 बार उन्होंने ये कहा कि मुझे स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है और स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं घर घर तक ये चीज पहुंचाऊंगा। अब इस चीज को स्लिप ऑफ टंग, अब आप कहें कि शिक्षा मंत्री ने ट्वीट में मीट की स्पेलिंग गलत लिखी, MEET को उन्होंने लिखा MEAT, सिक्किम की स्पेलिंग को उन्होंने गलत लिखा, उससे पहले हिपोक्रेसी की स्पेलिंग को गलत लिखा। तो आप एक जिम्मेदाराना पद पे हैं, हम लोगों से ये गलतियां हो सकती हैं। आपको तो शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, आपके चरित्र से शिक्षा झलकनी चाहिए। लेकिन इस ट्वीट वाली बात पे एक चीज मैं कहूंगी सर, इसका मतलब है कि उस विभाग ने ट्विटर चलाने के लिए भी जिनकी हायरिंग की है वो भी पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि मंत्री साहब कभी खुद ट्वीट नहीं करते हैं। एक पूरी टीम होती है जो बैठ करके एक एक ट्वीट उनका देख रही होती है। तो इसका मतलब वहां भी जिनकी हायरिंग की गई है वो भी अनपढ़ हैं। बिल्कुल, मतलब वो इतना, जबकि आजकल के फोन में साहब ऑटो करेक्ट भी है, और स्पेलिंग अगर गलत हो तो नीचे रेड आ जाता है। हाँ। हो सकता है कि वो मंत्री जी ने करा हो, क्योंकि टीम करती तो शायद देख के करती, टीम पे जिम्मेदारी ज्यादा होती है कि मंत्री साहब बिगड़ जाएंगे। 1-2 ट्वीट मंत्री जी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैं एक आंकड़ा सर आपको देना चाहती हूँ, उसके बाद मैं सवाल पूछूंगी। ये आंकड़ा खासकर मेरे व्यूवर्स के लिए भी है। तकरीबन 22.5 लाख बच्चों ने इस बार नीट की परीक्षा दी, और ऐसा अगर हम मान लें कि एक परिवार का 1.5 लाख से 3 लाख रुपया उस बच्चे के ऊपर लगा, ये मुझे लगता है बहुत कम बता रही हूँ, लेकिन फिर भी 1.5 से 3 लाख अगर मैं मान लूँ कि उस बच्चे की नीट की तैयारी के लिए लगा, और इस 1.5 से 3 लाख में भी मैं नीचे वाला आंकड़ा ले लूँ 1.5 लाख, तो 1.5 लाख को 22 लाख में जब आप गुणा करते हैं तो फिर आता है 3,300 करोड़। यानी इस देश के परिवारों के 3,300 करोड़ स्वाहा हो गए, कूड़े के डब्बे में चले गए। अब ये कह दिया उसको भूल जाओ, हम नई तारीख तुम्हें दे रहे हैं। अब ये जो आंकड़ा मैंने दिया सर, ये तो बहुत मामूली सा गुणा भाग है। न मेरी किसी बच्चे से बात हुई है, न उसके परिवार को मैं जानती हूँ। आप पढ़ाते हैं, आपको बेहतर पता है कि इन बच्चों के परिवार की क्या आर्थिक स्थिति रहती है। ये मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, और उन बच्चों की मानसिक स्थिति क्या रहती है, उसका तो मेरे पास आंकड़ा भी नहीं है। तो वो मैं करेक्ट करता हूँ। एक्चुअली क्या है कि एक तो 22 लाख लोग, जरूरी नहीं है कि 22 के 22 लाख लोगों ने तैयारी करके ही पेपर दिया हो। हम मान के चलते हैं कि 50% लोग ही तैयारी करके देते हैं। बहुत सारे बच्चे सिर्फ 12th पास किया है, नीट का एग्जाम दे दिया, उस तरीके से होते हैं। और दूसरी बात यह है कि तैयारी
जो आपने की है वो स्वाहा नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि आपको अभी दोबारा मौका मिल रहा है और आप दोबारा अच्छा परफॉर्म करेंगे। तैयारी कभी बेकार नहीं जाती, आप जो भी मेहनत करते हैं उसका फल कहीं ना कहीं मिलता है। तो उस नज़रिए से हम नहीं देख सकते कि सारा पैसा बेकार हो गया। बट हाँ, जो आपने एक बात कही दिमागी हालत वाली, वो थोड़ा मुश्किल होता है उस एज में जब बच्चा 17-18 साल का है। उसको नहीं पता है कि हमारे देश में खुलेआम सांसद विधायक बिक रहे हैं, ये तो नीट का पेपर है। उसको नहीं पता है कि यहाँ पे मीडिया बिकी हुई बैठी है, ये तो नीट का पेपर है। उसको ये सब चीजों की जानकारी नहीं है, वो बहुत भोला बच्चा है। तो उसके दिमाग पे जो ये चोट है, उसके दिल पे ये जो चोट है, वो ये उसको जरूर कचोट रही होगी कि अच्छा यार, मैं इस देश में रहता हूं। यहां से बहुत सारे बच्चे ऐसा होता है कि जो कोई और गलत रास्ता अपना लें। ऐसा हो सकता है बहुत सारे बच्चे अब ये सोच लें कि अगली बार मैं भी अब पेपर लीक के माध्यम से ही जाऊंगा। बहुत कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जिसकी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाएगी कि यार अब मुझे इस देश में नहीं रहना, मैं डॉक्टर बनते ही बाहर निकल जाऊंगा, या मैं बाहर से ही MBBS करूंगा और वहीं स्टे करूंगा। तो ये सब चीजें हमारे आगे आने वाले देश को कमजोर करेंगी। जिस तरीके की सोच, जिस तरीके का अत्याचार इन बच्चों पे हुआ, लेकिन अगर ये सरकार ये रीनीट का एग्जाम कराने में सफल होती है और पता लगता है कि बहुत फेयर तरीके से एग्जाम कराया, तो शायद ठीक है, हम इस चीज को भूल भी जाएंगे। लेकिन बात वही है फिर से कि ये पहला पेपर लीक नहीं है, यहां हर मोड पे पेपर लीक है। और खाली पेपर लीक एक प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम रिजल्ट में गड़बड़ियां ये भी है। OMR चेंज हो जाती है, ये भी गड़बड़ है। किसी बच्चे के नंबर 660 को 720 कर दिया जाता है, ये कहते हुए कि इसको कम टाइम मिला था, नॉर्मलाइजेशन है। हाँ। तो बहुत सारे तरीके सरकार के पास हैं जो एक डिजर्विंग कैंडिडेट को बाहर कर देते हैं। यहां पे तो फिर भी बच्चे कोर्ट नहीं जा रहे। मैं आपको उन एग्जाम्स की बात बताता हूं जहां पे सीधे नौकरी मिलती है, जैसे SSC जैसा आयोग। इनके हर साल के रिजल्ट, चाहे 23 उठा लीजिए, 24 उठा लीजिए, 2-2, 3-3 साल कोर्ट में अटके रहे। बच्चा अपनी जेब से पाई जोड़ करके महंगे महंगे वकील लेकर के अपने ही सिस्टम से लड़ने पहुंचा है। SSC उसके अपोजिशन में खड़ा है। एक बच्चा जो लोअर कोर्ट में जीत भी जा रहा है कैट में, SSC उसको चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट जा रही है। हाई कोर्ट में जीत गया, सुप्रीम कोर्ट जा रही है, और लास्ट में SSC की जीत होती है। सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। तो आज सबसे बड़ा दुख तो यह है कि गलत हो रहा है, उस गलत के लिए न्याय मांगने की जगह नहीं मिल रही है। आप देखिए कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस तरीके का बयान दे देते हैं कि कॉकरोच हैं युवाएं, बेरोजगार युवा। हमें किसने बनाया बेरोजगार साहब? ठीक बात है। किसके BA कराने पर हम घूम रहे हैं? किसने इतने सारे इंजीनियर्स पैदा कर दिए जिनको नौकरी नहीं मिल रही है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना किसकी जिम्मेदारी थी? अवसर देना किसकी जिम्मेदारी थी? आप कह देते हैं कि ये कॉकरोच है, और फिर आप सफाई में क्या कहते हैं कि ये मैंने उनके लिए कहा था जो फर्जी डिग्री लेके घूम रहे हैं। आज आपको मैं एक बात बताता हूं, SSC के रिजल्ट्स में एक बच्चा PIL लगाता है सुप्रीम कोर्ट में कि भाई इस तरीके से एग्जाम हो रहे हैं। आपने सुना भी होगा, 8-9 महीने पहले SSC का एक आंदोलन हुआ था, मैं था उसमें, जिसमें सेंटर्स बहुत खराब जगह पड़े थे, बच्चों को पानी भरे हुए एकदम कचरा सेंटर्स थे, जहां पे नकल होना मतलब ऐसे लग रहा था नॉर्मल तवेले में सेंटर डाल दिए थे। उस पर एक लड़ाई थी, तो एक बच्चा PIL लगाता है। पहले हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कौन है ये बच्चा, इसकी जांच होनी चाहिए, कौन इसके पीछे बैक कर रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए पिटिशनर की। और CGI साहब कहते हैं कि इतने सारे लोग फर्जी डिग्री लिए घूम रहे हैं और कोर्ट में आ रहे हैं। अगर आपको शक है साहब, आप भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, आपको ये, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि अगर कोई फर्जी डिग्री लेके आपके सामने आ जा रहा है, आप तो तुरंत उसकी डिग्री की जांच का आदेश कर सकते हैं। ठीक बात। आप तो उस पूरे सिस्टम को पकड़ सकते हैं जो फर्जी डिग्रियां बांट रहा है। आपको तो अगर ये बात पता चल गई, आप असहाय दिख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैंने इसलिए कॉकरोच बोल दिया क्योंकि वो फर्जी डिग्री लेके आए। आपकी चिंता तो ये होनी चाहिए थी कि मुझे इसकी डिग्री पे शक है, कौन ये फर्जी डिग्रियां क्रिएट कर रहा है, कौन इसमें सरकार के लोग मिले हुए हैं। एक मुहिम इसी चीज की चलेगी, आप तो सीधे आदेश दे देते CBI को, जिस भी एजेंसी को आप चाहते आप एक कमेटी बना देते। लेकिन आप भी, भारत का मुख्य न्यायाधीश भी अगर असहाय फील करेगा फर्जी डिग्री के नाम पे, तो कैसे देश चलेगा? न्याय कहां है? तभी मुझे यह कहना पड़ता है कि क्या आज न्याय सत्ता की जेब में चला गया है, जो कि मिलना मुश्किल हो रहा है। तो ये सब चीजें बहुत दुख देती हैं और बताती हैं कि हम सही दिशा में नहीं हैं।
हम लाख ये कहते रहे, और हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, हम विकसित भारत बनाने की बात कर रहे हैं, हम राम राज्य से खुद को कंपेयर करते हैं, हम कहते हैं कि हम राम को लाए हैं, जहां हम बिना ट्रंप की मर्जी के रूस से तेल नहीं ला पा रहे हैं और हम राम को लाने की बात करते हैं। हिपोक्रेसी तो ये होती है, एडिटिंग में लगाइएगा जिसमें मोदी जी ने कहा था हिपोक्रेसी की भी सीमाएं होती हैं, वो सारी सीमाएं लांघ दी गई हैं कि आज 70 साल आजादी के बाद भारत के प्रधानमंत्री को यह बताना पड़ रहा है कि आप क्या खरीदेंगे और क्या नहीं खरीदेंगे। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात देश के लिए क्या हो उनका सकती कहना है कि क्या खरीदेंगे क्या नहीं खरीदेंगे। मैं पहली बार थोड़ी बता रहा हूँ, मनमोहन सिंह ने बता रखा है, लाल बहादुर शास्त्री ने बताया हुआ है, नेहरू जी ने बताया हुआ है, उससे पहले अंग्रेजों ने भी बता रखा था, और पीछे चले जाइए अगर इतिहास में इतना घुसना है तो। हाँ। मनमोहन सिंह की जब भी बात आती है तो मेरे दिमाग में आता है कि हम उन लोगों में से थे जिस पीएम को हमने साइलेंट पीएम घोषित कर दिया था, जिस आदमी ने अपने कार्यकाल में 117 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसको हम साइलेंट पीएम कहते थे। और आज पता नहीं लोगों की जुबान कैसे बंद हो गई है कि जो प्रधानमंत्री ने 2014 के बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की, जनता के सवालों का जवाब ही नहीं दिया, और कोई ये बोलने नहीं आ रहा है कि ये शायद मोस्ट साइलेंट पीएम है, ये कोई कहने नहीं आ रहा है। जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरे देशों में भी जाके मीडिया का सामना नहीं कर रहे हैं, जिससे भारत की वैश्विक छवि पर असर पड़ रहा है। तो अगर हम यही कहें कि नेहरू जी ने ऐसा नहीं किया था, देखिए नेहरू जी के टाइम की क्या हालत थे या क्या नहीं थे, मैं तो उस वक्त भी नहीं था। मैं तो अभी मौजूदा सरकार है, जो सरकार में लोग हैं जिनको चुन के जनता ने भेजा है, हम उनसे सवाल पूछेंगे। आप ये कह के नहीं निकल सकते कि पीछे वाला ये कह रहा था, मेरे पिताजी ने मुझे इसलिए महंगे कपड़े दिलाने से मना नहीं कर सकते कि मेरे बाप ने भी मुझे नहीं दिलाए थे। ये कोई बदले की बात नहीं है कि उस पीएम ने ऐसा किया था तो आप भी करेंगे। वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। उस दौर में कोई नहीं कहता था विश्वगुरु बनने की बात, कहता था क्या? मैंने नहीं पढ़ा इतिहास में कि उस दौर में कोई विश्वगुरु बनने की बात कह रहा हो। उस दौर में कोई नहीं कह रहा होगा कि हम अगले 20 साल में बस विकसित बनने वाले हैं। उस दौर में कोई नहीं डिजिटल इंडिया का ढोल पीट रहा था। आप पीट रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम दुनिया में नंबर 1 है, आप कह रहे हैं कि आपकी अर्थव्यवस्था चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है, बहुत जल्दी तीसरे नंबर की होगी जो भी छठे पे आ गई। ये सब आप कह रहे हैं ना। मुझे ये बताएं, पीएम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बहरहाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इसी नीट वाले मामले पे की गई। वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप कैसे देखते हैं? उसमें जो बताया गया उससे आप कितने संतुष्ट हैं और बच्चे हो पाएंगे? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है सालिनी कि जहां पे आप भूल के निकल गए। दिस इज नॉट प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है कि आपसे सवाल पूछे जाएंगे और सवाल पूछने वाले लोगों के मन में कोई डर नहीं है, वो कुछ भी सवाल पूछते हैं और आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आप सच्चे हैं तो आपको कन्विंस करना पड़ेगा सामने वाले को। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहां पे आप सिर्फ बता के चले गए हम री एग्जाम ले रहे हैं, एनटीए सही हाथों में, आपने अपनी 5 बातें आके कही, उसके बाद आप उठ गए। वो तो रिकॉर्डेड वीडियो भी जारी किया जा सकता था। कुछ भी हो सकता है, वो तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। अगर आप इतने सच्चे थे तो पहले दिन जब मीडिया वाले आपके पीछे भाग रहे थे तब तो आपसे जवाब देने नहीं बना था, आपने जवाब नहीं दिया था। अभी आपने गडकरी साहब का बयान सुना होगा जो एक पत्रकार को कह रहे हैं कि पुलिस बुला के बाहर फेंकवा देंगे। गडकरी साहब से एक पत्रकार ने सवाल पूछा है, वो कह रहे हैं कि चुप हो जाइए, मैं अभी नहीं दूंगा इसका जवाब। फिर वो कह रहे हैं कि मैं पुलिस बुला के अभी बाहर भेज दूंगा। पुलिस की धमकियां देना, क्या तो ये बहुत वायरल नहीं हुआ होगा? नहीं वायरल हो रहा है, कोई हमने तो ट्वीट किया है इस पे। ये बहुत गलत था उनका बयान, जबकि गडकरी जी को कहा जाता है कि बहुत शांत हैं, हाँ, बहुत सहज तरीके से जवाब देते हैं। हाँ, और सोचो वो आदमी अगर बिलबिला रहा है तो सवाल में कितना दम रहा होगा, मैं तो ये सोच रहा हूँ। मुझे एक चीज़ आप और बताइए सर, क्योंकि सालों से मीडिया में रहने के बाद हमने ये देखा कि बजट कभी भी पहले बाहर नहीं आ जाता है, कभी भी आउट नहीं हो जाता है, तब जबकि वो 4-5 महीने पहले से बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। भाई बजट भी किसी प्रेस में ही छपता है, वो कभी आज तक आउट नहीं हुआ। तो क्या ये जो OMR वाला तरीका है, क्या अगर इसमें बदलाव किया जाए? बहुत से लोगों का ये कहना है कि ऑनलाइन परीक्षा ली जानी चाहिए। उन्होंने बोला है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपनी उस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि अब ऑनलाइन होगी नीट की परीक्षा, बट ऑनलाइन होना इससे भी ज्यादा खतरे की बात है। ऑनलाइन में मैंने कई बार कहा है पर्सनलाइज्ड नकल होती है। आप पैसा देंगी, आपका सिस्टम हैक किया जाएगा और इस स्टूडियो में बैठ के 4 सॉल्वर उस पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे। ऑनलाइन में एकदम पर्सनलाइज्ड नकल है। बैंक के एग्जाम्स ऑनलाइन होते हैं, SSC के एग्जाम्स ऑनलाइन होते हैं और खूब सवाल उठते हैं।
दूसरी बड़ी बात है कि भारत के पास आज इतना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो कि वो ऑनलाइन परीक्षा करा पाए। हम 140 करोड़ की आबादी वाले देश हैं, हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन हमारे पास 24 लाख लोग या 22 लाख लोगों का एक दिन में एग्जाम कराने की व्यवस्था नहीं है। वो एग्जाम्स हम किसके भरोसे हैं? टीसीएस ज्यादा पैसा चार्ज करने लगती है तो हम छोटी कंपनियों को पकड़ने लगते हैं जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वहां भी सरकार पैसा कमाने का सोचती है। टेंडर ऐसे आदमी को दे दिया जाता है जो बैकडोर से पैसा दे रहा होता है। ऐसा एसएससी के एग्जाम्स में हमने देखा। ठीक बात है। फिर वो नीचे से सेंटर से पैसा कमाते हैं। अब सेंटर्स उस पैसे की रिकवरी कैसे करेंगे? वो बच्चे से करते हैं। वो कहते हैं कि हम आपका सिस्टम जहां आप बोलोगे आपके कमरे में कहीं भी हैक करा के दे देंगे, आईडी पासवर्ड, आप पेपर सॉल्व करा लीजिए। उस नकल में क्या होता है कि बाहर नहीं आ पाता कुछ, और फिर पता ही नहीं चल पाता तो पेपर कैंसिल भी नहीं होता। 2017 का हमने इतना बड़ा एग्जाम देखा जिसको सिफी ने कराया था। इतना बड़ा एग्जाम था एसएससी का और सारे पेपर्स के स्क्रीनशॉट बाहर आ गए थे, लेकिन नहीं हुआ एग्जाम कैंसिल। तो उसमें एग्जाम भी कैंसिल नहीं होता, उसमें यह पता लगा पाना भी मुश्किल होता है किसको नकल हुई है किसको नहीं। या तो भारत के पास अपना 24 लाख कंप्यूटर्स की लैब हो, एक दिन में एग्जाम हो, एक दिन में नहीं होगा मल्टीपल शिफ्ट में, तो नॉर्मलाइजेशन से मार देंगे आपको। क्या होगा? इनको पता है कि जितने लड़कों का कराना है उनका एक ऐसी शिफ्ट में डाल के नॉर्मलाइजेशन से स्कोर बढ़ा दिया। ये उसमें बड़ी प्रॉब्लम है। आप चैलेंज ही नहीं कर पाओगे, आप चले जाइए कोर्ट। तो इनको अगर गलत करना है, अगर इनकी मनसा ठीक नहीं है, इनकी विल पावर कुछ करेक्ट करने की है ही नहीं, तो आप नहीं जीत पाओगे। सरकार से कौन जीत पाएगा? मतलब ऑल्टरनेट व्यवस्था जो लाने की बात कही जा रही है उसमें भी लूप होल है और उसमें भी नकल होगी, खूब होगी, और पता भी नहीं चलेगा उसमें पता भी नहीं चलेगा, पेपर भी कैंसिल नहीं होगा। जेई का एग्जाम होता है, उसमें भी खूब खबरें आती हैं कि इतने सेंटर्स कंप्रोमाइज हो गए, खूब खबरें आती हैं उसमें भी, और उस पर कोई एक्शन नहीं होता। एसएससी जीडी के एग्जाम में भी 13-13 लाख में पेपर बिका है। यूपीएसआई के एग्जाम में इतनी हाई कट ऑफ गई है, ऑफलाइन था, लोग कह रहे हैं कि पेपर 100% लीक हुआ है, बस खबरें बाहर नहीं आ रही हैं। तो हर एग्जाम पे आरोप लग रहे हैं, हर एक एग्जाम पे आरोप लग रहे हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसके रिजल्ट से बच्चे खुश हैं। मतलब या तो सामने आ गया है कि पेपर लीक हुआ है, और अगर सामने नहीं आया तो भी लीक तो हुआ है। लीक तो हुआ है। वहां इसमें क्या होता है ऑफलाइन वाले में, एक तो मैक्सिमम सरकार के पास अपने सरकारी स्कूल हैं, तो वहां परीक्षा होती है। अब सरकारी स्कूल टीचर्स की ड्यूटी है, तो उनकी जिम्मेदारी होती है, नौकरी चली जाएगी, कुछ भी गड़बड़ हुआ, वो जल्दी से बिकते नहीं। लेकिन प्राइवेट लैब्स में क्या होता है, जिनको पता है कि वो आज के लिए आए हैं, 6,000 रुपए मिलेंगे, वो आसानी से कंप्रोमाइज हो जाते हैं। तो सरकार शायद, मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि इसलिए भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहती, ताकि वो लोगों पे उनकी गलती थोप सके कि यार हमारी कोई गलती नहीं थी, लैब वालों ने ऐसा कर दिया। वरना क्या आज भारत को जब मालूम है कि ऑनलाइन एग्जाम कराने हैं, ऑनलाइन एग्जाम लीक प्रूफ है, एनक्रिप्टेड पेपर आएगा और वो सीधे के सीधे सिस्टम पे ही खुलेगा और नकल रुक सकती है, सिस्टम हाईजैक नहीं होने चाहिए, तो भारत को बना लेना चाहिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर इतने सीसीटीवी कैमरे हैं, जिसके अंदर पता है कि बच्चा अगर गर्दन भी मोड़ेगा तो सायरन बज जाएगा कि नहीं मोड़ सकता। पर्सनलाइज्ड कैमरे भी हैं। ऐसा सिस्टम भारत बना ले। चीन में 1 करोड़ लोगों का एग्जाम हो जाता है, पेपर लीक नहीं होता। वो सरकार की मनसा देखनी चाहिए, इनका एजुकेशन पे फोकस देखना चाहिए। जब ज्यादा से ज्यादा लोग अनपढ़ होंगे सरकार के अंदर, तो वो शिक्षा को वैल्यू कैसे कर सकते हैं? आप ये खूब कहते हुए आज सुनती होंगी, अरे आजकल पढ़े लिखे को कौन पूछ रहा है, अपना धंधा बनाओ, ऐसी बातें चलती हैं। सरकार की चलती है कि नहीं चलती? कंटेंट क्रिएटर बनो। प्रधानमंत्री साहब भी ऐसे उछल उछल के जो रील्स पे रील्स बन रही हैं, उनको बताओ कोई, ये जो रील्स पे रील्स बन रही हैं, इसके पीछे लाखों इंजीनियर्स की रोज की मेहनत लग रही है। ये इंस्टाग्राम किसने बनाया? ये यूट्यूब किसने बनाया? आज हम और आप जिस सेटअप पे बैठ करके ये सब कुछ रिकॉर्ड कर ले रहे हैं, ये किसने बनाया? ये कंटेंट क्रिएटर ने बनाया। ये इंजीनियर्स की देन है। अच्छे इंजीनियर्स थे तो ये बना पाए। हमारे पास वो भी हम नहीं तो है। ये करें, आज इंजीनियरिंग करके क्या होगा? कल को कोई इंजीनियरिंग नहीं करेगा। हम जहां ये उम्मीद पाल के बैठे हैं कि भारत के अंदर भी एक दिन एनवीडिया ग्राफिक्स, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां बनेंगी, एलन मस्क जैसे लोग आएंगे, उस दौर में हम कह रहे हैं कि बस कंटेंट क्रिएशन से सब कुछ हो जाएगा। ये कितना गलत है। शिक्षा के महत्व को खत्म कर दिया है। प्रधानमंत्री जी स्टेज पे बुला के गेमर्स को प्रमोट करते हैं। कभी ये नहीं कि 10th क्लास की क्या वैल्यू है, 12th क्लास की क्या वैल्यू है, वो आज के दौर में देश में नहीं दिखती। जैसे पहले बुआ का लड़का भी 10th में होता था, पता लगता था, वैल्यू थी 10th की। यूपी में तो अगर आप एक एग्जाम में फेल हैं तो आप फेल नहीं है, आप 3 साल तक वो एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। हम कैसा सिस्टम तैयार कर रहे हैं जहां एजुकेशन की वैल्यू खत्म हो गई है?
कितने कम लोग अब फेल होते हैं। क्या ये अच्छी बात है? आज हर एग्जाम की कट ऑफ 90% 95% पास होने के लिए चाहिए। हाँ। तो एग्जाम का स्तर गिर गया है। तो मैं तो हमेशा ही कहता हूं कि नकल करने का तरीका है। अगर आप पेपर बहुत मुश्किल बनाएंगे और उस मुश्किल पेपर में नकल से कोई ज्यादा नंबर ले आएगा तो पोल खुल जाएगी। इसलिए हर एग्जाम का ये हाल है, 80%, 85%, 90% कट ऑफ जा रही है। तो आपके हिसाब से इतनी कट ऑफ नहीं होनी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा सिस्टम, सिलेबस अगर अपडेट नहीं होगा तो यही होगा। वही किताबें, वही पैटर्न, कुछ चेंज किया ही नहीं इन्होंने। इसीलिए आप कोचिंग वाले भी उसके पीछे लग गए। इतनी प्रैक्टिस रटा के सब कुछ हो गया, पेपर वही घिसा पिटा पूछा जा रहा है। नहीं तो आप देख लीजिए ना, आप पिछले 10 साल या 15 साल के कट ऑफ सिस्टम से कंपेयर कर लीजिए। पहले आईआईटी में कितनी कट ऑफ जाती थी, हर बार नए सवाल पूछे जाते थे। आज गेट जैसे एग्जाम पे सवाल उठ रहा है कि गेट का पेपर लीक था। तो इस बार जो 12th की कट ऑफ लिस्ट कम गई है, बच्चों के पास नंबर ज्यादा नहीं आए, उसको फिर आप कैसे देखते हैं? नीट वाले पेपर में कह रही हैं? नहीं, 12th में। ये अच्छी चीज है, ये तो अच्छी चीज है। अगर कम मार्क्स आ रहे हैं अच्छी चीज है, लेकिन ये ना हो कि बच्चा पूरा करके आ रहा है और फिर आपने कम कर दिया। आपने अच्छा पेपर पूछा, आपने पेपर पूछने पे मेहनत की, आपने इतना ट्रिकी और कंसेप्चुअल पेपर पूछा कि बच्चे नहीं कर पाए, तो अच्छी बात है। बट आपने गलत मार्किंग करके नंबर कम कर दिए, वो चीज ठीक नहीं है। सीबीएसई के तो मार्किंग पे सवाल उठ रहा है कि मार्किंग आपने ठीक से नहीं की। हाँ। तो दोनों चीजों में अंतर है। तो आपको लग रहा है जो स्तर होना चाहिए पहला तो वो नहीं रह गया है और घिसे पिटे सवाल पूछे जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, या ज्यादातर ऐसे जो हाँ सब में आपको सिलेबस पहले भी ऐसा होता था, 3 साल 4 साल बाद सिलेबस अपडेट होते थे। हाँ। आप बताइए, फोन भी अपडेट मांगता है 1-2 महीने में। हर चीज में अपडेशन की जरूरत है। हम अपनी एजुकेशन सिस्टम को क्यों नहीं अपडेट कर पा रहे? हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2021 में लाए, अब तक लागू क्यों नहीं हुई? क्या ये नहीं दिखाता कि शिक्षा सरकार की प्रायोरिटी में नहीं है? क्यों नहीं हुई अपडेट? हम किसी चीज को अगर अपडेट नहीं कर रहे, आउटडेटेड हो गई। जो लोग अपडेट नहीं कर पाए, नोकिया जैसी कंपनी आप देखेंगी खत्म हो गई आज, अपडेट नहीं कर पाई थी। एक जमाने में बहुत वैल्यू थी। हम आज दूसरे देशों से कंपेयर करें, हम अपडेट नहीं कर पा रहे। सिंगापुर में आप देखिए तो 6th क्लास में एजुकेशन में स्किल इनोवेशन सब कुछ है। चाइना में आप देखिए स्किल इनोवेशन सब कुछ है। हम नहीं डाल पा रहे अपनी एजुकेशन में। हम स्किल इंडिया अलग से चलाएंगे क्योंकि हमें 10,000 करोड़ का घोटाला करना है। हम बेसिक एजुकेशन में स्किल इनोवेशन नहीं डालेंगे। R&D में देश की सरकारें खर्च नहीं कर रही। हम बात करते हैं कि हम चांद पे पहुंच गए। प्रधानमंत्री जी का बयान आता है कि भारत वो देश है जो सबसे पहले चांद पे पहुंच गया है। पहले जो धरती पे हम अच्छा कर सकते थे वो तो कर लेते। हम भारत के पेपर लीक रोक लेते। हम भारत के राजधानी के रेलवे स्टेशन को ही वर्ल्ड क्लास बना देते। हम भारत की राजधानी के बस स्टैंड्स को ही वर्ल्ड क्लास बना देते। कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे आज भी हर रोज अगर आपके अंदर दिमाग थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो आपका मोबाइल कट जाएगा। हम दिल्ली के अंदर आज भी आनंद विहार में यह सिखाया जाता है कि आप स्टेशन पे उतरेंगे तो आपका मोबाइल काटने वाले बैठे हैं। हम राजधानी के अंदर ये क्राइम नहीं रोक पा रहे, हम इनको वर्ल्ड क्लास नहीं बना पा रहे। बात हम कर रहे हैं कि हम चांद पे पहुंच गए। हम धरती पे लोगों को सुख सुविधाएं सारी चीजें वक्त से नहीं दे पा रहे। स्वास्थ्य की क्या हालत है आप कहीं भी देख लीजिए, एमपी देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, यूपी देख लीजिए, और हम बात कर रहे हैं कि हम चांद पे पहुंच गए। इसमें हमें खुश होना चाहिए। मैं इसमें समझ ये नहीं पा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप और क्लैरिटी से बताएं, जी, जी, क्योंकि जी। हम सब वोट बैंक हैं। बिल्कुल, मैं भी वोट बिल्कुल, बैंक हूँ, आप भी वोट बैंक जी, हैं। जी, जी। ये जो 22 लाख 22.5 लाख बच्चों ने जो नीट का पेपर दिया था, ये भी वोट बैंक है, उनके परिवार वाले भी वोट बैंक हैं। तो जब इन सबको कुछ नहीं मिल रहा है तो ये इतना बड़ा जो वोट बैंक है उसकी चिंता फिर नहीं है सरकार को? सरकार को पता है कि वो ऐसे समीकरण सेट करते हैं कि वो 40 से 45% वोट्स के आधार पे ही जीत लेंगे। उनको मालूम है समीकरण किस तरीके से, कहां एसआईआर का फॉर्मूला लगाना है। जब मुझे मालूम है कि मेरी जीत 40 से 45% में हो जाएगी, और ये वो 40 से 45% है जिनको मैंने 5 किलो राशन, लाडली बहन योजना से 3,000-4,000 रुपए देने का लालच दे दिया है। ये वो पॉपुलेशन जिसको ये नहीं पता कि कचरा कहां फेंकना है, कचरा कहां डालना है, उसके वोट डालने से इनकी जीत होनी है। ऐसा नहीं है कि विरोध नहीं है। विरोध नहीं होता तो 400 से 300, 300 से 240 पे नहीं आते। तो आप ये नहीं कह सकते कि सरकार को 100% वोटर्स नहीं चाहिए। और वैसे भी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस सरकार को अच्छे से समझते हैं। सरकार को उनके वोट तो बिल्कुल नहीं चाहिए, देंगे ही नहीं वो। तो इसीलिए सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं है, बाकी सब तरफ तो पूरा है। हर सरकार का ध्यान है।
मैं तो मतलब ये सोच रहा हूं कि भारत का फ्रीबीज बजट शिक्षा बजट से भी आई थिंक ज्यादा है, शायद आपको पता हो, जितना हम फ्रीबीज बजट पे खर्च कर रहे हैं। मैं फ्रीबीज और ये एक सरकार की बात नहीं है, अब तो कंपटीशन चल रहा है। एग्जैक्टली, मैं इसी आप पॉइंट पे आ तमिलनाडु में रही देखिए, थी। विजय जी कह रहे हैं कि बच्चे को पैदा होते ही एक रिंग मिलेगी, सोने की 8 ग्राम की अंगूठी। मैं यही आपको कहने वाली थी कि पत्रकार होने के बाद भी फ्रीबीज को मैं साइड इसलिए रख चुकी हूं क्योंकि कोई प्रदेश ऐसा नहीं है, कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो जीत रही है वो भी, जो नहीं जीत रही है वो भी, जिसने मैनिफेस्टो में वही बात नहीं लिखी है जो उसकी बगल वाली पार्टी ने लिखी है, जो उसकी बगल वाली ने। बिल्कुल। आप 200 यूनिट फ्री देंगे बिजली में, 300 यूनिट, बगल वाला 400 देगा, तो हमाम में सब नंगे हैं। तो फ्रीबीज की जब सभी राजनीति कर रहे हैं तो उसमें मुझे लगता है ये पूछना ही गुनाह है कि कौन उसमें सही राजनीति कर रहा है। तो ये सब चीजें, मेरी बात, जब नीति आयोग की रिपोर्ट ये कहती है कि फ्रीबीज देश को गर्त में लेके जा रहे हैं, तो माननीय उच्चतम न्यायालय की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इंटरवीन करे फ्रीबीज पे। ये जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? आज मुझे लगता है कि भाजपा 21 राज्य और केंद्र में है, भाजपा इसकी पहल कर ले कि अब तो हमने सब कुछ जीत लिया, अब कोई फ्रीबीज नहीं देगा, इस पे कानून लाया जा सकता है कि फ्रीबीज की राजनीति कोई नहीं करेगा, इस पे कोई तो कानून बनना राजनीति बदलेगा, चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए। क्या आप फ्रीबीज नहीं दे सकते? आप सोचिए, लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करते, आप शिक्षा फ्री करने की बात नहीं करते, आप स्वास्थ्य फ्री करने की बात नहीं करते, आप सिर्फ डायरेक्ट दे रहे हैं। आप बताइए, अगर मैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए प्रेरित ना करूं, मैं अपने बच्चे को काम करने की आदत ना डालूं, बस जब भी वो कुछ कहे तब उसको 200 रुपए दे दूं, 300 रुपए दे दूं, तो उसका भविष्य कहां जाके रुकेगा? आप बताइए। ठीक बात है। गलत दिशा में लेके जा रहे हैं हम या नहीं जा रहे? ये था कि भाई रिजर्वेशन था, रिजर्वेशन का मतलब ही ये था कि जो लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे हैं उनके लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब मुफ्त होनी चाहिए, और भी ऐसी बेसिक जरूरतें जो हो सकती थी, शौचालय, ये सब दिए जा सकते थे। बट ये कि 10,000 रुपए सीधे खाते में भेज दिए जाएंगे। बिहार जो कि ऑलरेडी कर्ज में डूबा है, 8 ग्राम के सोने की अंगूठी देना, ये फ्रीबीज का कौन सा नया रूप है? आप बताइए, विजय तलपति तो इनसे आगे निकल गए, ये सोना ना खरीदने की बात कर रहे थे, अगले ने कहा हम सोना बांट देंगे, भले उससे सरकार की नींदें उड़ जाए, आगे आने वाली सरकार की नींदें उड़ जाए। इसमें एक मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बड़ा दिल खोल के ये कहा, उन्होंने कहा कि साहब कर्जा हो रहा है राज्यों पे, देना किसको है? भगवंत मान जी का बयान सुना होगा आपने, तो सब वही सोच के बैठे हैं, बस अगले के दिल से बात निकल गई कि कर्जा देना किसको है। फिर जैसे आज प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि भारतीय वित्तीय कोष में डॉलर की कमी हो रही है और ऐसा मत कीजिए, वैसा मत कीजिए। ऐसे ही एक दिन आएगा जब 8 बजे आकर के वो और चीजों का अनाउंसमेंट कर देंगे कि आज से सब लोग पैदल चलेंगे। अभी तो साइकिल कही जा रही है, अपनी अपनी साइकिल भी आप नहीं चला सकते हैं। तो ऐसा होगा, एक वक्त आएगा जब नहीं, पर विदेशी मुद्रा कोष जो हमारा है उसमें कमी तो आ ही रही है, और ये सिर्फ इंडिया के साथ नहीं है, पूरे वर्ल्ड में ऐसा हो रहा है। बहरहाल, मैं अगर इसको छोड़ते हुए, क्योंकि खासकर मैं छात्रों के ऊपर चर्चा करने आपसे बैठी हूँ, मैं एक बहुत हाइपोथेटिकल सवाल आपके सामने रख रही हूँ कि अगर आपको शिक्षा मंत्री बना दिया जाए तो इन बच्चों के हित के लिए पहला काम आप क्या कीजिएगा? पहला काम क्या कीजिएगा? सबसे पहला काम तो मैं यही करूंगा कि जो 70 पेपर लीक हैं उनकी टाइम बाउंड जांच होगी और वो सारे लोग ऑन कैमरा, ऑन वीडियो जेल तक पहुंचाए जाएंगे। उम्र कैद, कम से कम सजा होगी उनके लिए। जब इस तरीके का डर बैठेगा तब कहीं जाके शायद चीजें ठीक होंगी। मैं हर सरकार से, सरकार के लोगों से, सांसदों से, जो टॉप 20 टैक्स पेयर होंगे, उन सब से हाथ जोड़ के भी पैसा लेना पड़ेगा। तो एजुकेशन के लिए, एग्जाम सिस्टम के लिए एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाऊंगा जहां पे लीकेज की समस्या हो ही नहीं सकती, और जहां ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी जिन पे कभी भी कोई भी करप्शन का आरोप ना लगा हो, जो हमेशा से देश हित की बात करते हो, देश हित में जिन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए हो, ऐसे लोगों को वो जिम्मेदारी दी जाएगी। और शिक्षा मंत्री बनने के बाद सबसे पहले मेरा काम यही होगा कि एजुकेशन पॉलिसी जो इतने दिनों से ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है उसको लागू ना करके पहले उसको फिर से अपडेट करना और फिर उसको लागू करना। हर 2-3 महीने में चाइना, जापान से
जाकर के सीखना कि उनका एजुकेशन सिस्टम कैसा है, विकसित देश का एजुकेशन सिस्टम कैसे चलना चाहिए, वो सब चीजें सीखूंगा। ट्यूशन कल्चर को खत्म करूंगा। कोचिंग की जरूरत ही नहीं होगी नीट देने के लिए। 12th क्लास ही अपने आप में 12th क्लास की परसेंटेज ही पैरामीटर हो जाएगी, कौन बच्चा नीट में जाएगा और कौन नहीं। उस लेवल का 12th क्लास को बना देंगे। कोचिंग 12th क्लास में वो सवाल पूछे जाएंगे जो नीट और जेई में पूछे जाते हैं, और उस लेवल की फिर पढ़ाई होगी। कोचिंग सेंटर वाले और अगर मुझे पढ़ेंगे बहुत आपको। बजट मिलेगा तो मैं सारे प्राइवेट स्कूल्स को भी खरीद के सरकारी स्कूल बनाऊंगा। सरकारी स्कूल की तो बड़ी दयनीय स्थिति है देश में, आप ये मानते हैं? कोई नहीं, प्राइवेट वालों को खरीद लेंगे ना सबको। फ्री वीज, ये सब चीजें प्रधानमंत्री जी के हाथ जोड़ के खत्म करके जितना भी मैक्सिमम बजट होगा उनसे प्राइवेट स्कूल खरीद के और उनमें काम होगा। मैं इसमें एक चीज ये भी समझना चाहती हूँ, क्योंकि आपने कहा जितने भी दोषी होंगे उन्हें कैमरे के आगे सजा दी जाएगी। मैं इसमें ये समझना चाहती हूँ कि जितने भी दोषी आज तक निकले हैं और अभी नीट पेपर लीक मामले में जो दोषी बताए जा रहे हैं, क्या वही दोषी होंगे वास्तव में? क्योंकि मेरे हिसाब से ये बहुत छोटी मछलियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और सीबीआई जांच में अगर सिर्फ यही लोग पकड़े जा रहे हैं तो ये भी दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि सीबीआई का तो काम ही होता है चैन को पकड़ना। हाँ। सीबीआई तो कई बार नीचे वाले लोगों को छोड़ देती है कि इसकी गलती नहीं है, ये तो सब बीच में बस मार रहा है। हाँ, वो बीच में छोड़ देते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इंट्यूशन भी है और जितना मैं समझता हूं इस सिस्टम को, कि बिना ये चीजें शिक्षा मंत्री साहब तक भी हैं कि कौन लोग हैं। और उन्होंने बोला अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुझे पता है कि जिलों में कौन लोग हैं जो घूम रहे हैं, जो ये सब चीजें कर रहे हैं। उन्होंने खुद बोला है, उनको पता है। और मालूम नहीं कभी नहीं मालूम था, और उसके बाद भी पेपर लीक होने दिया गया। मालूम तो 15-20 दिन पहले से पेपर घूम रहा था। काफी पहले से क्वेश्चंस बाहर घूम रहे थे। तो अगर एनटीए ने सही वक्त पे संज्ञान ले लिया होता और लास्ट मोमेंट पे पेपर बदल दिया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। मुझे एक चीज आप और समझाइए, ये क्योंकि मेरे व्यूवर्स ने भी यही बातें सुनी होंगी कि एक गेस पेपर था, अब उसमें ये खबर आई कि भैया 180 सवाल थे, 170 सवाल थे और हुबहू 135 मिल गए, हुबहू 150 मिल गए। अब मुझे ये बताइए, मैं 50 लाख रुपया जिस पेपर के लिए दे रही हूँ कि ये लो 50 लाख और मुझे पेपर दे दो, तो वो क्या मैं गेस पेपर के लिए दूंगी? अरे वो मजाक की बातें थी। वो मुझे भी ये चीज बड़े बाद में पता चली। एक्चुअली क्या हुआ था कि जिसने बॉटनी का पेपर बनाया था, 2 सब्जेक्ट के पेपर बनाने वाले लोगों ने पेपर बाहर किया, इसलिए 120 सवाल बाहर आए, जैसा सुनने में आ रहा है। हो सकता है कि तीसरे सब्जेक्ट के भी आए हों, बट वो कुछ लोगों को ही मिले हों, वो वायरल ना हुए हों बहुत ज्यादा। तो ये गैस पेपर तो सिर्फ नाम था। आप, मुझे लगता है उन प्रवक्ताओं की आपने शायद बातें सुन ली जो कहते हैं कि गैस पेपर से सवाल मैच कर। बच्चे भी ये कह रहे हैं। मेरी तो कल 6-7 बच्चों से बात हुई। नीट का एग्जाम, आईआईटी का एग्जाम, कैट का एग्जाम, गेट का एग्जाम, यूपीएससी के एग्जाम, ये ऐसे एग्जाम है जहां पेपर में सवाल एकदम नहीं पूछे जाते हैं। भाषा भी मैच नहीं करेगी, बदल के सवाल पूछे जाते हैं। तो ये कहना कि गैस पेपर से एज इट इज सवाल मिल गए, ये कोई वो पेपर नहीं है जो आज से 20 साल पहले 10वीं का पेपर है कि विकास का मॉडल पेपर है, इसमें से 4 सवाल फंस जाएंगे। ये वो पेपर नहीं है। नीट का एग्जाम था, ये मजाक है। तो वो गैस पेपर तो सिर्फ नाम, भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। मजाक था। आपको लगता है कि एनटी पेपर कैंसिल कर देता अगर ऐसा होता तो? कभी नहीं करता। एनटी को भी पता था कि एजिटेड पेपर बाहर हुआ है। और फिर उसके बाद जो ये बातें सामने आई कि 25 में भी पेपर लीक हुआ था, लेकिन वो हम तक बात नहीं पहुंच पाई और फिर कहा जाने लगा कि नहीं वो तो अफवाह है, शिक्षा मंत्री तक की तरफ से ये बात 2024 में जिस मांगी लाल को इन्होंने पकड़ा, उनके घर में खुद 5 बच्चे नीट में ऑलरेडी हैं। मैं आपको बताता हूँ इसमें नकल कैसे होती है। जैसे ऑफलाइन में आपने एक कोचिंग है जिसने पेपर लीक किया और उसने अपने 60 बच्चों को एक रात पहले बोला कि भाई हम आपको पूरा पेपर रटाएंगे। रटा दिया गया पूरा पेपर। बच्चों को बोला कि सुबह पेपर से 1 घंटे पहले छोड़ेंगे आपको, बस ठीक है। अच्छा, रात भर वहीं बिठा के रखेंगे? रात भर वहीं बिठा के रखेंगे। जो ये कुछ एग्जाम्स में ऐसा हुआ है वो मैं रियल स्टोरी बता रहा हूं आपको। अब आपको सुबह 9 बजे एग्जाम था, नहाने धोने के लिए 7 बजे छोड़ा गया। आपने पेपर खरीदा था 60 लाख में, हर बच्चे ने 60 लाख में खरीदा था। वो बच्चा सोचता है कि यार बहुत महंगा पड़ गया। वो 2 बच्चों को जिनको जानता है कॉल करता है कि तुझे पेपर चाहिए, मैं 30 लाख में दे दूंगा। वो उनको 30 लाख में दे देता है। वो 30 लाख वाले सोचते हैं कि यार मैं क्यों 30 लाख भुगतूं, पेपर तो मुझे पता चल गया। वो अपने आगे 3 बच्चों को 10 लाख में दे देते हैं। 10 वाले अपने आगे 4 बच्चों को वो फिर अब कमाने का सोचते हैं, 4 बच्चों को 5-5 लाख में दे देते हैं। फिर वो बात धीरे धीरे करके पता चलता है कि अब टेलीग्राम में 6,000 रुपए में पेपर बिक रहा है। ऐसा शायद ही अभी कोई पेपर होता है जिसके टेलीग्राम पे प्रश्न नहीं आते।
सबसे पहले तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को ये टेलीग्राम बंद करना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो चीज़ें वायरल हो रही हैं, लीक हो रही हैं, यूथ गलत दिशा में जा रहा है, वो सब कुछ टेलीग्राम पे अवेलेबल है, जो कि इलीगल भी है। आज भी आईपीएल में सट्टा खूब टेलीग्राम के माध्यम से लग रहा है। टेलीग्राम देश को खोखला कर रहे हैं। शायद सरकारों का ध्यान उस चीज पे उतना नहीं है, बट होना चाहिए। तो इस तरीके से वो चेन बनती चली जाती है। इसीलिए मैंने कहा कि जब पेपर ऑफलाइन वाला लीक होता है तो उसका खुलना लगभग तय है। कोई ना कोई बच्चा ऐसा उसमें होता है जो ये कर देता है। अब मुझे एक चीज़ आप और समझाएं, क्योंकि ये जो पूरा षड्यंत्र है, नेक्सस है, ये आपने मुझे बताया कि किसी ने 50 लाख में खरीदा, उसने 30 में बेचा, फिर किसी ने 10 लाख में बेचा, फिर किसी ने 6 लाख में बेचा। तो वो बच्चा जिसकी ना हैसियत है खरीद पाने की और जो सोच भी नहीं सकता, मतलब जो पढ़ के आगे जा रहा है, तो ये जो खरीदने और बेचने वाले माँ बाप और बच्चे हैं, आपके हिसाब से क्या उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनके अंदर भी डर पैदा होना चाहिए कि पेपर खरीदा और पकड़े गए तो जेल मिलेगी, हमेशा के लिए डिबार्ड कर देना चाहिए। उनको भी जब तक जेल नहीं होगी, जैसे हमारे देश में अभी दहेज लेना पाप है, लेकिन दहेज इसीलिए नहीं रुक रहा क्योंकि जब तक लेना पाप नहीं होगा, हाँ, लेना और देना दोनों देना पाप नहीं होंगे, तब तक नहीं रुक सकता। तो ये भी एक अच्छा स्टेप हो सकता है कि जिन लोगों ने पेपर खरीदा उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब ये व्यापार जब खत्म होगा, एक देने वाला है तब तो दूसरा लेने वाला है। हम पता है ये सोचते हैं कि हमें दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनना है, और हम ये नहीं सोच पा रही हमारी सरकारें कि ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ये ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल इकोनॉमी को जन्म दे रहा है। ये जितना भी लेन देन हजारों करोड़ में हो रहा है, इस पर कोई जीएसटी, कोई इनकम टैक्स नहीं लग रहा है, सब कुछ काले तरीके से हो रहा है। तो इससे हमारी इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ रहा है, जो हम नहीं सोच पा रहे, हम नहीं देख पा रहे। जहां हम सोच रहे हैं डिजिटल इंडिया में हम कैश खत्म करने की बात कर रहे हैं, उस दौर में भी आज 60-60 लाख रुपए की पेपर डील हो जा रही है। कहां से आ रहा है वो पैसा? ठीक बात। कौन लोग इन्वॉल्व हैं? अगर एनटीए कोई खत्म कर दिया जाए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे ये बात बोली कि असली फॉल्ट तो एनटीए है, तो आपसे मैं जानना चाहती हूँ एनटीए कोई अगर खत्म कर दिया जाए तो क्या कुछ होगा? नहीं, कुछ भी नहीं। आप समझिए, एनटीए कोई ऐसा नहीं है कि एक ऑटोमेटिक रोबोट सिस्टम है जो नकल करा दे रहा है। एनटीए का मतलब क्या? एनटीए के अंदर 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग काम कर रहे हैं। उन लोगों को बदला जा सकता है। जैसे एक पत्रकार ने सवाल पूछा था, जिसको इग्नोर कर दिया शिक्षा मंत्री जी ने, कि एनटीए में मैक्सिमम लोग आउटसोर्स करके लाए गए। ये भारत में जो आउटसोर्सिंग का कल्चर आया है, इससे क्या हुआ? इससे जवाबदेही खत्म हो गई है। मैं इनको सिर्फ एक पेपर कराने के लिए ला रहा हूं, ये कुछ भी पैसा कमाने के लिए करके निकल जाएंगे, क्योंकि इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक दिन 2 दिन के लिए ला रहा हूं, इनको नहीं पता चल रहा कि इनका भविष्य नहीं है एनटीए में आगे। तो हमें ये देखना पड़ेगा, ये जो हम आउटसोर्सिंग का कल्चर इतना ज्यादा ले आए हैं कि 4 साल के लिए अग्निवीर रखेंगे, ये सब कुछ देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। एक प्राइवेट शिक्षक की जवाबदेही और एक सरकारी शिक्षक की जवाबदेही में जमीन आसमान का अंतर। आप आए दिन सुनती होंगी कि प्राइवेट शिक्षक ने ये स्कूल छोड़ के 10,000 ज्यादा मिले, दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया, 8,000 कम मिले, फिर वहीं वापस आ गए। कुछ भी हो जाता है क्योंकि जवाबदेही नहीं है। और आज सरकार यही कर रही है। आज हर साल शिक्षक भर्ती क्यों नहीं आती? हर साल पुलिस भर्ती क्यों नहीं आ रही? पहले चौराहे पे आप देखती होंगी कि आपको भारतीय पुलिस खड़ी मिलती थी ट्रैफिक में हर जगह। आज आपको पता है आउटसोर्सिंग हो गई है। आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा के मैक्सिमम चौराहे पे देखेंगी तो 8,000 9,000 रुपए वाले लोग खड़े हुए, जो फोटो खींच के भेज रहे हैं कि कौन रेड लाइट पार कर गया। अब उनको आपने 500 रुपए देना, और एक जो सरकारी नौकरी वाले बंदे को 500 रुपए देना, किसको ज्यादा खतरा था? कौन 500 रुपए लेने से मना कर सकता था? तो इससे देश की इकोनॉमी पे हम नहीं समझ पा रहे, बट इनडायरेक्टली बहुत फर्क पड़ रहा है। इससे क्राइम बढ़ रहा है, इससे कट कमीशन, करप्शन का जो कल्चर जिसका मोदी जी विरोध करते हैं, वो दिन रात दुगनी चौगुनी तरक्की कर रहा है। ये जो हम आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, भारत सरकार को ये लगता है कि आज हम किसी बंदे को 50,000 रुपए में लाएंगे, अगले साल 10% बढ़ेगा या 4% बढ़ेगा, अलाउंस, ट्रेवल अलाउंस, घर का अलाउंस, ये सब देना पड़ता है, और वो रिटायरमेंट तक 80-85 हजार रुपए का बंदा बन जाता है। तो इससे अच्छा है कि अभी 40 का ले आओ। ड्राइवर्स तो भर्ती ही नहीं हो रही हैं तो बहुत रेयर। ड्राइवर्स की भर्ती क्या है? आउटसोर्स कर लो। तो जो आउटसोर्सिंग वाला ड्राइवर है, उसकी जिम्मेदारी कितनी है? नहीं है उसकी जिम्मेदारी। वो कल को कार ठोक देगा उतने की, आपकी जान को रिस्क पे डाल देगा सरकारी लोगों की, तो उससे ज्यादा खर्चा हो जाएगा। उसकी जिम्मेदारी नहीं है उतनी। जो आदमी आउटसोर्स आप रख रहे हो, वो एक टेस्ट के माध्यम से नहीं आ रहा,
तो उसकी नॉलेज और उसके स्किल पे भी शक है। तो आउटसोर्सिंग कल्चर के खिलाफ भी मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन करना चाहिए और लोगों को इस पे आवाज उठानी चाहिए। ये जो आउटसोर्सिंग का कल्चर है ये देश को गलत दिशा में जा रहा है। इससे अकाउंटेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी दोनों कम हो रही है, खत्म हो रही है इनफैक्ट। मुझे एक बात आप और समझाइए, 1 लाख लगभग वैकेंसी के लिए 22 लाख बच्चे नीट में बैठते हैं, ऐसे ही रेशियो है कुछ? हाँ जी, हाँ जी। तो ये इसके पीछे की वजह आपको क्या समझ में आती, क्यों क्या पूछा? सीट इतनी कम है? हाँ, तो आप बिल्कुल बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा। सीट कम है इसीलिए ये लड़ाई है कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, 60 लाख में ही मिल जाए। आपको पता है गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस करने का खर्चा, प्राइवेट कॉलेज से एमबीए करने का खर्चा का गैप ही 1 करोड़ रुपए। अगर आपको 60 लाख में गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है पेपर खरीद करके, तो आप सोचते हैं 40 लाख तो फिर भी प्रॉफिट में है। तो क्या आज 2.5 करोड़ बच्चा हर साल 12th पास करके आ रहा है और उसको 1 से 1.25 लाख लोगों को ही ठीक कॉलेज मिल रहा है, तो ये किसकी जिम्मेदारी थी? उसको अच्छा कॉलेज देने की, अच्छी दिशा देने की जिम्मेदारी किसकी थी? सरकारों ने इसके लिए क्या किया? नेता आज हर चीज पे बात करते हुए दिखता है, इस चीज पे बात करते हुए नहीं दिखता कि हमने इतनी नई यूनिवर्सिटी बना दी, हमने नए इतने मेडिकल कॉलेज बना दिए। इस पे बात करते हुए नहीं दिखता, इस पे बात ही नहीं हो रही। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही ऐसे लोगों के हाथ में दे दिया है जिनको सच में नहीं पता कि शिक्षा और स्वास्थ्य का मतलब क्या है। तो कैसे ये नहीं होगा और कैसे क्राइम को जन्म नहीं होगा? पर ये हर बार का पेपर लीक अगले साल के पेपर लीक को प्रमोट करता है। बच्चा सोचता है यार मुझे भी लगता है अब सीट खरीदनी पड़ेगी। सब कुछ बिक रहा है, जहां सब कुछ नकली बिक रहा है वहां पेपर असली बिक रहा है। बस ये कंपटीशन तो लेकिन हर जगह होगा। अगर 1 लाख सीट के लिए 22 लाख बच्चे नीट का पेपर दे रहे हैं, तो हम देखते हैं भर्ती कहीं पे 100 निकलती है। आप प्यून की भर्ती की अगर बात कर लीजिए, लेकिन वो सरकारी नौकरी है, तो उस सरकारी नौकरी के लिए 10,000 लोग फॉर्म भर देते हैं और उसमें तो जो क्राइटेरिया है उससे ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी भर रहे हैं उस फॉर्म को। तो ये क्या कॉम्पिटिशन? पीएचडी करने वाले आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि क्या अभी आपने थोड़े दिन पहले, आप नोएडा में रहती हैं, देखा होगा एक लेबर आंदोलन हुआ। क्या शिकायत थी उनकी? वो सरकारी नौकरी मांग रहे थे। वो ये कह रहे थे कि ठेकेदार को आप 18,000 रुपये देते हैं हमारे नाम पे और ये हमें 10 देता है, हमें कम से कम 15,000 रुपये मिलने चाहिए। आज से 8 साल पहले भी एटीएम गार्ड की तनख्वाह 8 से 10,000 थी और आज भी वही स्थिति है। ठीक है। तो प्राइवेट में एक मिनिमम वेजेज का पैरामीटर सेट करना किसकी जिम्मेदारी थी? प्राइवेट में अगर अपॉर्चुनिटी हो, अगर इंजीनियर्स को प्राइवेट में ठीक अपॉर्चुनिटी हो, तो वो क्यों सरकारी नौकरी की तैयारी में कूदेगा? या जितना अभी कूद रहा है उतना नहीं कूदेगा? उसको लगेगा यार मेरी लाइफ तो सेट है, मैंने एक अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग किया है और मुझे नौकरी मिल गई। यहां पे क्या हो रहा है? आप बीए करा दे रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं आपके पास स्किल नहीं है, तो आपने बीए क्यों कराई? आप उस घिसी पिटी बीए को बंद क्यों नहीं कर देते जब वो किसी काम की नहीं है? यहां पे इंजीनियर्स अपना फील्ड छोड़ के हर फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, वो अपने फील्ड में नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। क्या आज भारत सरकार अडानी अंबानी को ये कहते हुए या ये बताते हुए या ये प्रमोट करते हुए दिखती है कि हमें टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहिए? वही एलन मस्क 2020 में अडानी अंबानी से इतना पीछे था और उसने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करके आज कहां पहुंच गया कि ये लोग उसकी एक दिन की कमाई के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? बनियागिरी कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? सरकार की नीतियों पे धंधे कर रहे हैं। सरकार से फला जंगल लेके लकड़ी बेच दी, पार्टी फंड में बैकएंड से पैसा दे दिया, हम बिजनेसमैन बन गए। भारत में जब तक ये कल्चर खत्म नहीं होगा कि बिजनेसमैन सरकार की नीतियों पे पलते रहेंगे, तब तक कुछ इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, इन सब पे तो काम ही नहीं हो रहा। कितने वर्ष पहले एक इन्फोसिस आई थी, कितने वर्ष पहले एक विप्रो आई थी, उसके बाद तो अब ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां दिखती नहीं है जो टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। एक वक्त था हम लोग कहते थे कि टीसीएस, हमारे इंजीनियर्स बाहर के देशों के लिए भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आप नहीं देखेंगे कि कोई ऐसी कंपनियां आई हैं, जबकि अडानी भी तो ऐसी कंपनी बना सकते थे ना। या उनका काम सिर्फ यही था कि किसानों से सस्ती सरसों लेके और फॉर्चून की बोतल में भर के हम लोगों को महंगा बेच देना है, यही काम था अडानी का। वो भी तो ये कर सकते थे। तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना अभी जो भारत की स्थिति है उसमें यही है कि सरकार को ये कंट्रोल करना पड़ेगा कि प्राइवेट में भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो, प्राइवेट में इंडस्ट्री बढ़ेंगी
बाकी चीजें बढ़ेंगी तो अपने आप सरकारी नौकरियों की भी जरूरत होगी। कहीं भी 2 नई इंडस्ट्री खुलेंगी, 4 नई चौकी बनेंगी, 8 नए पुलिस वाले चाहिए, उनसे जीएसटी वसूलने के लिए जीएसटी इंस्पेक्टर चाहिए, इनकम टैक्स वसूलने के लिए टीए और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चाहिए। अपने आप वो इकोसिस्टम काम करेगा। बट हमने क्या है, ना प्राइवेट पे फोकस किया, ना गवर्नमेंट पे फोकस किया। थोड़ी बहुत जरूरत है जो हम आउटसोर्सिंग से पूरा कर ले रहे हैं। तो इस कल्चर को खत्म करना पड़ेगा देश के अंदर, तभी शायद देश बदल सकता है। और सच में जो हम सोच रहे हैं कि 2047 में विकसित होगा वो हो सकता है। वरना जिस तरीके से बेरोजगारी खत्म करने के सपने दिखाए गए, जिस तरीके से महंगाई के खत्म करने के सपने दिखाए गए, आज प्रधानमंत्री जी महंगाई का मैं बोलने को तैयार नहीं है। ये उन्हीं का डायलॉग है, मेरा नहीं है। वही कहते थे महंगाई का मैं बोलने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री पेपर लीक का भी बोलने के लिए तैयार नहीं। और हम बात कर रहे हैं कि हम विकसित भारत बनेंगे। मुझे आप ये बताएं, आप इस हमारी लाइन पुलिस में वैन से साइकिल पे आ गई। मैंने तो आज से फरवरी में एक बात लिखी थी कि कहीं हम अविकसित और असभ्य भारत की तरफ तो नहीं बढ़ रहे। आपने देखा होगा एक वीडियो, यहां पे जयपुर की पुलिस साइकिल पे गश्त कर रही है। हम पीछे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। आप इस टीचिंग लाइन में कब से आए हैं और बच्चों को कब से पढ़ा रहे हैं? 2007 से मैंने पढ़ाना शुरू किया। तब मैं IIT जेईई वाले बच्चों को पढ़ाता था। ठीक है। फिर 2011-12 में मैं मुखर्जी नगर आया। हाँ। और तब से फिर मैं उन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो बच्चे कैट की तैयारी करते हैं, SSC की किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, स्टेट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, या फिर यूपीएससी में एक CSET आता है उसके अंदर मैथ्स की तैयारी करते हैं, उन सब के लिए पढ़ा रहा हूँ। मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि सरकार के लिए आपके अंदर बहुत नाराज़गी मैंने अभी तक हमने जितनी भी बात की है उसमें पाई है। और शिक्षक आप हैं तो मैं ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि 7 से लेके 14 तक तो मौजूदा सरकार थी नहीं। बिल्कुल। तो आपने पहले वाला काल भी देखा है, आपने अभी वाला काल भी देखा है। ये मैं मान सकती हूँ कि तब शायद आप अनुभव अब आपका बड़ा हो गया है, तब शायद आप जूनियर लेवल पे रहे होंगे। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या और आपको बदतर स्थिति समझ में आई है 14 के बाद? ये सवाल भी मैं आपसे क्यों पूछ रही हूँ, मैं वो आपको बताऊं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कमेंट सेक्शन में ये अब कमेंट आने शुरू होंगे कि ये जितनी बातें आपने कही हैं ये कुंठाग्रस्त होके एक खास तरह से पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए कही गई हैं। तो अब आप मुझे बताएं, 14 के पहले वाला भारत, 14 के बाद वाला भारत, ये उस तरह से देखा जाना चाहिए या ये आपके अंदर का शिक्षक बोल रहा है? नहीं, मैं ये कहूँगा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें बदली हैं और वक्त के साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती भी हैं। मेरे हाथ में भी 2007, 8 या 11-12 में एक नोकिया का फ़ोन हुआ करता था, अब आईफोन है। अब मेरे पास मोड़ने वाला फ़ोन भी है जो मुड़ता भी है। तो क्या मैं इन सब चीज़ों के लिए खुश हो जाऊं और कहूं कि यार इस सरकार में ये सब चीज़ें देखने को मिली हैं? कुछ तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी होते हैं, संस्थागत सुधार भी होते हैं जो हर सरकार में हो रहे हैं और होते रहेंगे। मेरा मानना यह है कि इस सरकार में बहुत सारी चीज़ों का स्तर गिर गया है। जैसे मैं बताऊं, लोगों की जान की वैल्यू नहीं है। आज कितने भी लोग मर जाएं कोई वैल्यू नहीं है। आए दिन कभी आप देखेंगे नाव डूब गई, आप देखेंगे परसों एक ट्रेन जल गई थी, कल एक ट्रेन जल गई थी, आज जो है एक ट्रेन के 2 डब्बे पटरी से उतर गए। लेकिन आप नहीं देखेंगे कि रेल मंत्री का इस पे कोई ट्वीट आया, कोई बात नहीं होगी। तो पुरानी सरकारों में ये जरूर होता था कि अगर रेल के 3-4 एक्सीडेंट हो गए बैक टू बैक तो ये तय है कि रेल मंत्री का इस्तीफा होगा। अब या यूं कह लीजिए कि वो विपक्ष का दबाव होता था, चलिए मैं मान लेता हूं नैतिकता के आधार पे इस्तीफा देने की बात आप कर रहे हैं। हाँ, तो विपक्ष का दबाव सरकारें लेती थी, बट आज की सरकारें विपक्ष को दुश्मन की तरह देख रही हैं। उस सरकार में मीडिया सरकार के तलवे नहीं चाटती थी, आज के दौर में चाटती है। अगर सरकार के तलवे मीडिया चाटेगी तो सवाल कौन पूछेगा, जवाबदेही कौन लेगा? तो आज जिम्मेदारी, जैसे अब आप कहती हैं, तो इस चीज पे बवाल हो जाना चाहिए था कि भाई आपने एक ऐसे आदमी को स्वास्थ्य मंत्रालय दे दिया बिहार में जिनका अपना खुद के स्वास्थ्य का हिसाब किताब भी ठीक नहीं है, सिर्फ इस आधार पे क्योंकि वो नीतीश कुमार के बेटे हैं। और आप बात परिवारवाद की करते हैं, तो किसने घेरा परिवारवाद पे उनको? कैसे दे दिया आपने, जबकि आप ही परिवारवाद के विरोधी हैं? तो मैं इसलिए ये सब चीजें कहता हूं कि नेतृत्व में सब कुछ प्रधानमंत्री जी के में हो रहा है।
आप मुझे 2014 के पहले का काल ऐसा नहीं दिखाएंगे कि हर आदमी यही बोल रहा है कि प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, यह नहीं होता था। जो आज ये प्रोटोकॉल चल रहा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो फिर मैं उस नेतृत्व से ये सवाल पूछता हूं कि क्या नेतृत्व का मतलब ये नहीं है कि सही जिम्मेदारी सही लोगों के हाथ में दी जाए? अगर पिछले 10 साल में 70 से ज्यादा पेपर लीक हुए, मैं ये नहीं कह रहा 2014 से पहले पेपर लीक नहीं होते थे, पेपर लीक होते थे, यदा कदा होते थे। 97 में भी जेई का पेपर लीक हुआ है, पहले भी पेपर लीक होते थे, पेपर कैंसिल भी होते थे, लेकिन इतने फ्रिक्वेंट नहीं होते थे। पहले के दौर में अगर कोई आंदोलन कर रहा है, आपने अंतर की बात की है, अगर कोई आंदोलन कर रहा है तो उस आंदोलन को इज्जत दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि उस विरोध को दबा दिया जाएगा। 2013 में अगर आपको याद हो तो सरकार से हम जैसे युवाओं का ही विरोध था, क्योंकि बहुत करप्शन के मामले आए कि फलाना 2G घोटाला हो गया, काफी सारे करप्शन के मामले आए और एक बड़ा आंदोलन अन्ना जी ने किया कि भाई करप्शन पे लोकपाल आना चाहिए, और पूरे युवाओं का सपोर्ट मिला उनको। तो उस आंदोलन को सरकार ने इज्जत दी। अब आप कहेंगे कैसे इज्जत दी? ऐसे इज्जत दी कि अन्ना जी कहीं नहीं गए, प्रधानमंत्री जी उस स्टेज पे आए अन्ना जी से बात करने, सोनिया गांधी उस स्टेज पे आई अन्ना जी से बात करने। वो अन्ना जी की गलती रही कि उन्होंने किसी भी शर्त को माना नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं झुके, नहीं तो शायद कुछ चीजें उस वक्त भी ठीक हो सकती थी। हमने गांधी जी के जीवन से सीखा है कि एक बार में आजादी नहीं मिली, बहुत सारे अलग अलग आंदोलन करने पड़े, थोड़ी थोड़ी चीजें मिलती हैं आंदोलन से, लेकिन पहले आंदोलन को दबाया नहीं जाता था। आज आपने देखा बिहार में बीपीएससी का ट्री का आंदोलन हुआ तो युवाओं पे किस तरीके से लाठी बरसाई गई, जबकि अभी ये जीत के आए और लोगों ने भेजा है, लोगों ने इनको प्यार दिखाया, और उस प्यार के बदले आप क्या दे रहे हैं? लोगों को लाठियां दे रहे हैं। आप विरोध बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे, आपके अंदर आलोचना सुनने की क्षमता खत्म हो गई है। आप ऐसे आईटी एक्ट लाना चाहते हैं कि कोई आपके विरोध में ही ना बोले, तो ये चीज तो गलत है ना। पहले हम सुनते थे आंदोलन हो रहा है तो डीएम साहब की जिम्मेदारी है कि कोई चला ना जाए, चला गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, एफआईआर हो जाएगी डीएम साहब के खिलाफ, तो उनकी जिम्मेदारी होती थी। आप देखते भी होंगे अन्ना जी थोड़े से बेहोश हो रहे, केजरीवाल थोड़े से बेहोश हो रहे, तुरंत डॉक्टर आ जा रहा है, ड्रिप लग रही है, ये सब वो सब होता था। अब क्या है कि आंदोलन को इज्जत नहीं मिलेगी। इस देश में चीजें कैसे बदलेंगी? अब पेपर लीक हो रहा है, या भर्ती नहीं आ रही है, या भर्ती में डिले है, रिजल्ट में गड़बड़ी है, युवा आंदोलन करना चाहता है, तो आप उसे विपक्ष का प्रोपोगेंडा बता करके खत्म करने की कोशिश करते हैं। उस दौर के भारत में और आज के दौर में बहुत अंतर है। चीजें होती ज्यादा थी ठीक, दिखाई कम जाती थी। आज दिखाया बहुत कुछ जा रहा है, जो तरक्की है वो पीआर में ज्यादा दिख रही है, ट्वीट में ज्यादा दिख रही है, बट ग्राउंड पे नहीं हो रही। तो ये अंतर है मतलब, और शायद वो सरकार ठीक नहीं कर पा रही थी, तभी हम इस सरकार को लेके आए। आपने 50 दिन एक बार मांगा, 5 साल दे दिए जनता ने, दोबारा आपने 50 दिन मांगे, फिर 5 साल दे दिए जनता ने, फिर आपने 50 दिन मांगे, फिर जनता ने 5 साल दे दिए, और अब आप उसी जनता के खिलाफ, उन्हीं युवाओं के खिलाफ इस तरीके से लाठीचार्ज करेंगे, आप उसकी आवाज को दबा देंगे, तो कैसे काम चलेगा? अगर शिक्षकों पे ही इस देश में लाठीचार्ज होगी, उनकी बात को ही नहीं सुना जाएगा, तो ऐसे बनेगा देश विश्वगुरु? अनपढ़ लोग बनाएंगे देश विश्वगुरु? बताइए। और हमसे ये ऐसे भी लोग कमेंट कर सकते हैं कि आप शिक्षक हो, राजनीति में मत आओ। अशिक्षित लोग शिक्षा मंत्री बने बैठे हैं, और हम शिक्षा पे बात ना करें। मेरा भी देश है ये देश किसी बाप की जागीर नहीं है, जमींदारी नहीं है। नहीं, तो आप कुछ भी करेंगे और मैं बोलूंगा तो आप कहेंगे मैं देशभक्त नहीं। हाँ। मैं आपसे ज्यादा देश प्रेमी हूं। मैं और भी देश घूमता हूं, मैं देखता हूं कि उन देशों में शिक्षा को, उन देशों में स्वास्थ्य को कितना प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, वो देश कितने क्लीन है। हम 2047 में क्या एक दिन ऐसा होगा कि आप 31 दिसंबर 2046 को रात को सोएंगी और सुबह 1 जनवरी 2047 को जगेंगी और पता चलेगा भारत विकसित हो गया? वो ऐसे हो सकता है कि योगी जी उस वक्त प्रधानमंत्री हों और भारत का नाम बदल के विकसित भारत कर दिया जाए। उस तरीके से तो हो सकता है, वरना विकसित भारत की एक राह भी तो होती है, कहीं से तो वो विकसित होना शुरू होगा ना। क्या आप दिल्ली को क्लीन बना पाए हो? आप दिल्ली में घूम के देख लीजिए, जगह जगह कचरा, जगह जगह भीड़, हवा क्लीन नहीं है सर, जो मैं और आप सांस ले रहे हैं। बताइए, AQI लेकिन पर्यावरण मिनिस्टर इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे।
पानी जो मैं पिला रही हूँ मुझे नहीं पता ये कितना शुद्ध है कितना कितना शुद्ध है नहीं है। कॉलफॉर्म बैक्टीरिया भी पानी की बोतलों में पाया गया। हाँ, पीने जितना तो शुद्ध है, लेकिन क्या उसमें मिनरल भी हैं जो आपके शरीर को चाहिए? वो मैं नहीं जानती कि मैं पूछ रही हूँ आपको पानी, तो वो सही में दे पा रही हूँ या नहीं दे पा रही हूँ। वही बात है। तो इन सब चीजों पे सवाल पूछ लीजिए। तो अगर कोई आपको कह रहा है, आपकी देशभक्ति पे शक कर रहा है, तो मुझे लगता है कि असली गद्दार वही है देश का। और लोग ऐसा कर रहे हैं, मतलब जहां देश की एजेंसियों को, यहाँ पे बाढ़ आ सकती है कमेंट में, हाँ, मैंने वो देश चीज की आपको, एजेंसियों को देश के विकास में बाधा उत्पन्न करने वाले लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए थी। देश के विस्तार पे बात होती, वो एजेंसियां आज एक पार्टी के विस्तार में लगी हैं कि कैसे विपक्ष के नेताओं को रेड करके अपनी पार्टी में विलय किया जाए। जो भी लोग बोल रहे हैं, आपने देखा तमाम एग्जाम्पल हमारे आपके आसपास हैं। जिन नेताओं पे खुलेआम कैमरे के सामने रिश्वत लेने के आरोप थे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाना। मैं एक गृह मंत्री साहब का बयान सुन रहा था जिसमें वो कह रहे थे एक बयान में कि ये वही असम है जहां पे 15,000 करोड़, शायद कुछ फिगर थी, या 1500 करोड़ कुछ फिगर थी, जिन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट में घपला किया था। और दुर्भाग्य की बात यह है कि उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर शर्मा जी थे, जो अभी मुख्यमंत्री हैं। बताइए। तो उस दौर में मुझे तो नीट पेपर लीक बहुत छोटी बात लगती है, जहां नकली पनीर, नकली अंडा, नकली सब्जियां, नकली पानी, नकली हवा, सब कुछ बिक रहा हो, विधायक सांसद खरीद लिए जा रहे हों, किसी को भी ईडी सीबीआई की रेड करा करके अपनी पार्टी में विलय करा लिया जा रहा हो, और उसके बावजूद भी मीडिया नेताओं के तलबे चाट रही हो। उस देश में नीट पेपर लीक एक बहुत छोटी सी घटना है, लेकिन फिर भी उस घटना पे इतने सारे लोग बोल रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। अभी भी भारत के लोगों का जमीर जिंदा है। आपने आज तक, क्योंकि बोला कि बहुत सारे पेपर लीक, तो अभी 7-8 का तो जिक्र आप खुद ही कर चुके हैं। जो आंकड़ा मैं लेकर के बैठी थी वो था कि बीते 5 साल में देश में पेपर लीक के मामलों में 3000 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और 95% से ज़्यादा लोग इसमें ऐसे हैं जो कि छोटे एजेंट हैं, सॉल्वर हैं या फिर छात्र हैं। मतलब जितनी गिरफ्तारी हुई है उसमें 95% तो बहुत छोटे मोटे लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कॉकरोच। हम बताएं, आपको पता है कि आपको कोई नाम याद है? मतलब मैं, हो सकता है मैं इस मेरे फील्ड पास में तो नहीं एक हूं। संजीव मुखिया का नाम है, और भी कई लोगों के नाम हैं। 2017 में कई लोग थे शिमला से जिन्होंने लैब हैक कर दी थी, पूरा पेपर आउट कर दिया था। ये क्राइम आज इतना है, आप सोचिए कि लोग सॉल्वर बन रहे हैं, लोग पेपर खरीद रहे हैं। यही तो मेरा डर है कि जब आज से 10 साल बाद नकली शिक्षक बन चुके होंगे, नकली पुलिस बन चुकी होगी, जो पेपर लीक के थ्रू एंट्री कर गए होंगे, हर बार तो पेपर कैंसिल नहीं होता, और उस वक्त जो ये युवा बेरोजगार होगा, जो बुढ़ा बेरोजगार हो चुका होगा, उस वक्त क्राइम के हालात क्या होंगे? अगर लोगों को सही वक्त पे सही अपॉर्चुनिटी मिल जाए, और या फिर सही वक्त पे सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिले, तो उससे भी क्राइम बढ़ता है। लेकिन मैं इस पे एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा, पता नहीं उस वक्त ये जोड़ना की उतनी सार्थकता है नहीं। आपने देखा होगा अभी एक बड़ी मशहूर टीवी एंकर ये दिखाती हैं कि 2004 से 2014 तक तेल में जो परसेंटेज वृद्धि है वो ज्यादा थी 2014 से 2026 के बीच में। उनको कोई पूछे कि ये वृद्धि पेपर लीक पे दिखा दी होती उन्होंने, कि 2004 से 2014 तक जितने पेपर लीक थे, 2014 से 2026 में जितने पेपर लीक हैं, एजुकेशन का स्तर इतना गिरा हुआ है। अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो आप अनबाइज्ड होके करो ना, वो कोई नहीं दिखा रहा है। तो बड़ा दुख ये भी लगता है कि इस देश के इतने नीचे जाने में इस देश की मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। रजत शर्मा जैसे सीनियर पत्रकार जब आके बोलते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने सोना खरीदने के लिए मना कर दिया, कौन सा पहाड़ टूट गया? अरे भाई, आज हालत ऐसे हैं कि सच में भी पहाड़ तोड़ दिया जाए, लोगों के ऊपर गिरा दिया जाए, तो भी ये पत्रकार आके बोलेंगे क्या हो गया, 10-15 लोग मरे हैं। जैसे आपने नहीं देखा था, धीरेन्द्र शास्त्री ने कह दिया था कि कुंभ में जो लोग मरे हैं उनको सदगति मिल गई, सदगति मिल गई। तो उस देश में आप मतलब क्या उम्मीद करते हैं? सरकारें तो फिर फ्री घूमेंगी ही, जहां
मीडिया उनसे सवाल पूछ नहीं रहा। मीडिया ने उनको इतना निडर बना दिया है कि अब शायद वो मीडिया आ भी जाए और सवाल पूछे तो शायद वो जवाब ना दे। नहीं, पर आपके हिसाब से ये गलत है अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पेट्रोल का इस्तेमाल कम करो, कार पूलिंग करो, मेट्रो का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करो, वर्क फ्रॉम होम करो और सोना मत खरीदो। अगर संभव हो तो 1 साल तक सोना मत खरीदो। इसमें कोई गड़बड़ है? कुछ भी दिक्कत नहीं है। हाँ। बिल्कुल सही है भाई, प्रधानमंत्री हैं और हम लोगों ने उनको सीरियस लिया भी है। अब इसलिए देश सीरियस नहीं लेता। आप बात करते हैं, आपने उनका बयान वो रडार वाला सुनाई कि बादल आ गए, जिस तरीके से वो कहानियां बनाते हैं। वो कहते हैं कि वो गैस से चाय बना रहे थे। छोड़ दीजिए, ये उनके पर्सनल बयान थे। अब इस पे आते हैं, वो कह रहे थे कि साहब जो स्टूडियो के बाहर पकौड़े तल रहा है उसको आप रोजगार कहेंगे या नहीं कहेंगे। तो प्रधानमंत्री जी ने जब इस तरीके के बयान दिए हों, एक तरफ की साहब पकौड़ा तल लीजिए, एक तरफ तेल का इस्तेमाल कम कर लीजिए, दोनों बातों में बड़ा विरोधाभास है। तो ऐसा नहीं है कि देश आज से 5 साल पहले प्रधानमंत्री जी को सीरियस होकर नहीं सुनता था। वो आते थे रात 8 बजे तो हम लोग बैठे रहते थे कि अब नोटबंदी हुई, अगला कुछ करेंगे। कोविड में भी आपने देखा होगा उन्होंने जिस तरीके की चीजें की, थाली बजवाना, ये सब जो उन्होंने पाखंड फैलाया जिसको कह सकते हैं, इन सब चीजों से प्रधानमंत्री जी की बातों का भरोसा कम हुआ है। इसीलिए लोगों के अंदर ज्यादा विरोध है। वरना आज ये पेट्रोल कम इस्तेमाल करना हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम तो कब से कह रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना सुंदर बना दीजिए, आप स्विट्जरलैंड जैसा बना दीजिए कि लोग अपनी कार से जाएंगे ही नहीं। मुझे आप एक बात बताएं, क्योंकि मैं जानती हूं अब ये भी कमेंट सेक्शन में आएगा कि आपकी भाषा शिक्षक की कम और विपक्ष की ज्यादा मालूम पड़ती है। नहीं, मैं तो नहीं, विपक्ष, मुझे तो शिकायत विपक्ष से भी है। जो आज की सरकारें कर रही हैं उसमें विपक्ष का भी बड़ा योगदान है। हाँ। उन्हें सही वक्त पे सही समय पे सड़क पे उतर के सवाल नहीं पूछे। सिर्फ ट्वीट करने से विपक्ष की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है। विपक्ष ने, ऐसा नहीं है कि उनकी जहां सरकारें थी उन्होंने कुछ ऐसा रोल मॉडल पेश कर दिया हो कि साहब देखिए इस राज्य को हमने इतना सुंदर बना दिया, हमने यहां पेपर लीक रोक दिए। ऐसा नहीं है कि उनके राज्य में पेपर लीक नहीं हुए। कांग्रेस की सरकार थी, गहलोत साहब की, कितने पेपर लीक हुए उसमें। लेकिन तभी ना बदल के आपको दूसरी सरकार को मौका मिला ना। तो अभी तो इनसे सवाल पूछना बनता है। आप अगर हमारे ट्विटर पे जाके देखेंगे, जब कांग्रेस सरकार थी हमने खूब लिखा। गहलोत साहब के लिए जब रीट का पेपर लीक हुआ हमने खूब लिखा। तो ये सरकार बदलने से कुछ आपको लगता है सही दिशा में कदम बच्चों के लिए उठ पाएगा? अब वो बड़ा मुश्किल है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सत्ता को जगाइए, हटाने की बात मत करिए, जगाने की बात करिए। इनको जगाना है हमें, क्योंकि अब मुझे जो लगता है कि सत्ता अगर पलटेगी भी तो लोगों के दिमाग की नफरत को आप नहीं निकाल पाएंगे जो फैला दी गई है। और वो सरकारें इस तरीके की नहीं होंगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगी या तानाशाही नहीं दिखाएंगी। वो सब भी, मैं सिर्फ पेपर लीक के लिए पूछ रही हूँ, मैं सिर्फ छात्रों के भविष्य के लिए पूछ रही हूँ। छात्रों का भविष्य तो देश का भविष्य है। हाँ। यही लोग, क्या लगता है आपको, जो लोग आज शिक्षित होंगे इसमें से कुछ पॉलिटिशियन बनेंगे, इसमें से कुछ पुलिस भर्ती में जाएंगे, इसमें से कुछ आईएएस पीसीएस बनेंगे, यही लोग पूछ रही हूँ क्योंकि मौजूदा शिक्षा मंत्री की बातें आपको नहीं ठीक लग रही हैं। तो क्या अगर देश की सरकार बदलेगी, शिक्षा मंत्री बदलेंगे, तब आपको लग रहा है प्रणाली बदल पाएगी? बिल्कुल, ये डर होना चाहिए। इतने पेपर लीक हो गए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। एक नया शिक्षित शिक्षा मंत्री आना चाहिए जिसके ऊपर ये प्रेशर हो, ये कहते हुए मोदी जी कंधे पे हाथ रखते हुए देखें कि ये जिम्मेदारी तो मैं दे रहा हूं, अब पेपर लीक नहीं होना चाहिए, वरना सबसे पहले कड़ी सजा आपको ही मिलेगी। तो प्रधानमंत्री जी ऐसी चीजें करते हुए नहीं दिख रहे हैं। शिक्षा पे बात करते हुए, पेपर लीक पे बात करते हुए, इन चीजों की गारंटी लेते हुए नहीं दिख रहे। इसीलिए लोगों के अंदर क्रोध है कि आप पेट्रोल कम खरीदने की बात करें। अरे आप आईपीएल बंद करिए पहले, जो डॉलरों में खिलाड़ी खरीदे जा रहे हैं उसको बंद करिए ना पहले। एक आईपीएल मैच देखने के लिए कितनी गाड़ियां लगती हैं, कितने दो लोग फ्लाइट से आते हैं, उसको बंद करिए ना पहले। लेकिन आप उसे बंद नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि ये बेरोजगारी का आभास आईपीएल ही तो नहीं होने दे रहा है। आपको नहीं लगता कि देश में क्रिकेट हावी हो चुका है? अगर मेरा बच्चा पूरे दिन मोबाइल देखना चाहता है तो नहीं मैं ये तय करूंगा वो कितने घंटे मोबाइल देखेगा, नहीं देखेगा। लेकिन देश का बच्चा पूरे दिन आईपीएल देख रहा है, पूरे दिन सोशल मीडिया कंज्यूम कर रहा है, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं क्योंकि इससे उसको बेरोजगारी का आभास नहीं हो रहा है इस काल में। इसीलिए सिर्फ एक ही चीज सस्ती हुई है, वो है डेटा, ताकि आपको आभास ना हो। आपको रील स्क्रॉलिंग और मोबाइल आभास ही नहीं होने देगा किसी चीज का। वो सब कुछ खा गया है, वो दिमाग खा गया, आपका रिश्ते खा गया, सब कुछ खा रहे मोबाइल। वो आपके हाथ में है। वो तो प्रण था ही कि सबके हाथ में मोबाइल होगा, बहुत सस्ता मिल रहा है। मोबाइल बहुत महंगे नहीं हुए।
ठीक ना। मैं अब चाहती हूँ सर, जाते जाते 2 चीज़ें आप और करें। पहला तो वो स्टूडेंट्स जो शायद इस समय थोड़ा हतोत्साहित होंगे मेरे इस पॉडकास्ट के ज़रिए, उनमें से जितने भी आपको सुन रहे हों, उन्हें मोटिवेशन के तौर पे आप ऐसी क्या बात बोलेंगे कि 21 तारीख को वो पुराने जोश के साथ एग्जाम दे पाए? देखिए, ये सब चीजें आपको, मैं तो यही कहूँगा, इसको पॉजिटिव लीजिए कि आपको इस उम्र पे ही पता चल गया कि ये सब चीजें भी होती हैं। हर एक विपत्ति हमें मजबूत बना के जाती है, आपको साहस दे के जाती है। तो अब आप मजबूत बन चुके हैं और आपको लड़ना है, इस सिस्टम से भी लड़ना है, तो मजबूत होना भी जरूरी है। तो आप पूरे हिम्मत के साथ पेपर दे के जाइए। हो सकता है आप इस बार 500 नंबर लेके आ रहे हो, कोशिश कीजिए कि इस बार मैं 600 लेके आऊंगा। अगर नकल होगी भी तो मैं उनसे ज्यादा नंबर लेके आऊंगा। इस कोशिश के साथ, इस उम्मीद के साथ पेपर देने जाइए। और देखिए, हिम्मत मत हारिए। हम जैसे लोग भी हैं जो आज भी इस सिस्टम से लड़ रहे हैं। अगर फिर से भी पेपर लीक होता है, कुछ भी सबूत आते हैं, तो हम फिर से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का रुख लेंगे, अगर एनटीए उस पेपर को कैंसिल नहीं करता। बाकी होप फॉर द बेस्ट, पॉजिटिव सोचिए कि इस बार सब ठीक होगा, क्योंकि इस बार इतना मान के चलिए कि अगले बार भले लीक हो जाए, लेकिन इस बार इनको डर होगा कि अगर ये लीक हो गया तो शायद बात शिक्षा मंत्री के स्टेज पे हर चीज पे आ जाएगी, मतलब फिर बहुत मुश्किल होगा इनको संभाल पाना। अभी मुश्किल हो रहा है, तो इस बार उम्मीद है कि सारी चीजें ठीक होंगी। और इस डर में मत रहिए कि पेपर जब भी कैंसिल होता है तो लोग कह रहे हैं कि फिर कठिन आता है। तो ये सब कोचिंग वाले आपको सपने दिखाएंगे कि कठिन आता है, इसलिए आप 99 रुपए का विक्ट्री बैच ले लीजिए। इन सब बातों में मत आइए। कठिन आएगा तो सबके लिए आएगा। आपने जो तैयारी अभी तक की है, बस उसको रिवाइज करिए, रिवीजन करिए और मजबूती के साथ पेपर देने जाइए। ये सब चीजें आगे भी बहुत सारी ऐसी होंगी। हो सकता है डॉक्टर बनने के बाद भी जीवन में और तरीके की समस्याएं आएंगी जिनसे आपको जूझना पड़ेगा। आप देश का भविष्य हैं, आपसे उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। वक्त बदलता है, फिर बदलेगा, हिम्मत रखिए। और अब एक और चीज जाते जाते कि हंगामा खड़ा करना ही मेरा मकसद नहीं है। बिल्कुल। तो मैं ये चाहती हूँ कि आखिर में क्या आप शिक्षा मंत्री तक, सरकार तक कोई आपके पास उपाय, कोई ब्लूप्रिंट, कुछ आपको लगता है कि जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए जो आपको बताना है, तो प्लीज आप वो जी बताइए। हम हमेशा से, मैं आपको अभी भी बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी अभी भी 10-11 पिटीशंस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में होंगी, जो हम शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ, एग्जाम सिस्टम के खिलाफ। मेरे ट्विटर का बायो में ही लिखा हुआ है, हमारी लड़ाई ही एग्जाम सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ है। मैं हमेशा राजनीति पे या सरकारी व्यवस्था पे इसलिए कमेंट करता हूं क्योंकि वो एक ब्रॉड एस्पेक्ट तब तक नहीं होगा, तब तक इस व्यवस्था से होने वाले दुष्परिणामों को समझाया नहीं जा सकता। इसीलिए मैं वो समझाने की कोशिश करता हूं, वरना मेरी लड़ाई एजुकेशन सिस्टम और एग्जाम सिस्टम के खिलाफ ही है। और हम फिर से ये कोशिश करेंगे कि इन सब चीजों पे हम और पीआईएल लगाएं और हम माननीय न्यायालयों को मजबूर करें कि वो इस शिक्षा व्यवस्था, इस एग्जाम सिस्टम में इंटरफेयर करें, इंटरवीन करें। तो वो हमारी लड़ाई जारी है, हम लड़ते रहेंगे। थैंक यू और सो हमने मच बहुत सर। सारे रिफॉर्म्स कराए हैं, आपको बता दूं मैं। जो गलत सवाल पूछने पे आयोग 100 रुपए वसूलता था, वो खत्म हो गया है। एक वेटिंग लिस्ट नहीं थी एसएससी एग्जाम्स के अंदर, हम वो लेके आए और उससे अभी नए 450 लोगों को नौकरी मिली है। कई बार रिजल्ट की गड़बड़ियों को लेकर के हम कोर्ट गए और हमने एंड मोमेंट पे 1100-1200 बच्चों को इन करा के उनमें से काफी सारे लोगों को सरकारी नौकरी की मंजिल तक पहुंचाया है। तो हमारी लड़ाई कोई इस चीज की आज से नहीं है, हम बहुत पहले से लड़ रहे हैं। और खुद से खर्च करके, आपके चैनल के माध्यम से ये भी गुजारिश है कि आप लोग अगर देख रहे हैं तो आप अपने टीचर्स और शिक्षकों को भी कहा करिए कि वो भी इस लड़ाई में कभी सोचें मदद करने की। कोई भी नहीं करता है और बहुत कम लोग हैं जो मदद करते हैं। हम ये लड़ाई खुद से ही लड़ते हैं। आपकी ताकत ऐसे ही बढ़ती रहे और जिस Thank you ढंग very से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें और लोगों का साथ आपको मिले। मेरी तरफ से यही शुभकामना आपको, और धन्यवाद आपने इतना जी, मैं देश बदलूंगा, देश की राजनीति बदलूंगा, मुझे जरूर भरोसा है खुद पे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।